A very good evening to all. So let us continue our topic of endometrial cyst. तो endometrial cyst क्या है? तो this lies in the ectopic sites, has got the potential to undergo changes अंडर द एक्शन ऑफ ओवेरियन हॉर्मोन्स. ठीक है, तो ओवेरियन हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में आके ये एंडोमेट्रियम सिस्ट फॉर्म हो रही है. When the serum gets absorbed in between periods and the contact inside becomes chocolate cyst, which is commonly located in the ovary. तो because of serum and then blood everything का accumulation होके इसको कैसा appearance मिल रहा है? चॉकलेट टाइप appearance मिल रहा है, इसीलिए एंडोमेट्रियल सिस्ट को हम चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं. और ये कैसी है? इट इज कॉमनली लोकेटेड इन ओवरी. सो ओवरी इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गन फॉर दिस सिस्ट. देन कम्स द म्यूसिनियस सिस्ट. तो म्यूसिनियस सिस्ट के अंदर It arises from the totipotent surface of the epithelium of the ovary. तो ओवरी के जो टोटिपोटेंट सरफेस है, मतलब जो एपिथेलियम का जो टाइप है, दैट इज टोटिपोटेंट सरफेस, वहां से म्यूसिनस सिस्ट डेवलप हो रही है. यूजुअली इट इज बायलेटरल, मतलब दोनों के दोनों ओवरीज इन्वॉल्व हो रहे हैं. एंड द चांस ऑफ मेलिग्नेंसी इज 5 to 10%. मतलब यहाँ पे कार्सिनोमा होने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है, दैट इज 5 to 10%. लार्जेस्ट बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर इज लेफ्ट अनकेयर्ड, becomes a huge size. तो अगर इसको ट्रीट नहीं किया हमने तो it will be increase in size and it can become malignant. That is about mucinous cyst. इसका आपको सिर्फ ओरिजिन याद रखना है. टोटिपोटेंट सेल से ओरिजिन होता है. म्यूसिनस सिस्ट जो है वो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? वो ओवेरियन हॉर्मोन्स की वजह से ओरिजिनेट होता है. सो ये सारे आपको ओरिजिन सिर्फ आपको याद रखना है. देन कम्स द सेरस सिस्ट एडिनोमा. तो इसमें क्या है? ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम द टोटिपोटेंट सरफेस एपिथेलियम ऑफ द ओवरी एंड इट इज बायलेटरल. लेकिन ये जो है सेरस सिस्ट है, इसको मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने का हाई चांस है, दैट इज 30%. ओके, म्यूसिनस सिस्ट और सेरस सिस्ट दोनों के दोनों टोटिपोटेंट सरफेस से ही निकल रहे हैं, बट चांसेस जो है वो सेरस सिस्ट का ज्यादा है इन कन्वर्टिंग इनटू मैलिग्नेंसी. इंट्रासिस्टिक हेमरेज इज मोर लाइकली टू अकर. इसके अंदर हेमरेज होने के चांसेस भी ज्यादा है. Then comes the dermoid cyst. The dermoid cyst arises from the germ cells arrested after the first meiotic division. Okay, तो first meiotic division, as I said, कि जो हमारे जो सेक्स सेल्स है उनके अंदर हमेशा मियोसिस होता है, बाकी सारे सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है. बट इन केस ऑफ गोनाड्स, ठीक है, गोनाड्स के अंदर जो सेल होते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उसके अंदर ऑलवेज मियोसिस होता है. तो मियोसिस के टाइम पे जो जर्म सेल्स हैं हमारे, उसी के अंदर से डर्मोइड सिस्ट बनना शुरू हो जाती है. एंड इट इज बाइलेटरल, दोनों ओवरी के अंदर अफेक्ट करते हैं. एंड इज अबाउट 15 to 25% चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी का चांसेस है इसके अंदर 15 से 25%. द कंटेंट ऑफ द सिस्ट इज प्रीडोमिनेंटली सेबेशियस मटेरियल विद हेयर, टीथ, बोन्स में आल्सो फाउंड. तो ये एक ऐसी टाइप ऑफ सिस्ट है जिसके अंदर हेयर, टीथ एंड बोन्स ऐसे स्ट्रक्चर, ओवरीज के अंदर एक सिस्ट है उसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर देखने मिल रहे हैं. हेयर भी है उसके अंदर, टीथ भी है उसके अंदर, बोन्स भी है, एंड ऑल्सो सेबेशियस मटेरियल भी है. ओके, सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, जो सीबम सीक्रेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो सिस्ट है इसके अंदर भी ऐसे मटेरियल है विच विल सीक्रेट द सीबम. ओके, देन फाइंडिंग्स ऑफ ट्यूमर्स. अब जो ट्यूमर है उसकी फाइंडिंग्स क्या क्या है? तो प्रीडोमिनेंटली इट मैनिफेस्ट्स इन द लेट चाइल्ड बियरिंग पीरियड. ओके, जो हम बोलते हैं कि द मदर जो है, मतलब जो फीमेल है, शी इज 35-36 एज के बाद में द फीमेल, उन लोगों को चांसेस ज्यादा है लेट चाइल्ड बियरिंग पीरियड. डर्मोइड सिस्ट इज मोर कॉमन इन प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी के अंदर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्ट इज डर्मोइड सिस्ट. Then most tumors are asymptomatic, accidentally detected during routine abdominal palpation or by gynecologist or during laparotomy. तो ये जो cyst है as such कोई symptom create नहीं करते हैं unless polycystic ovarian disease जो है वो symptoms कभी कभी दिखा देता है, and बाकी सारे जो है वो accidentally diagnosed होते हैं. Patient may have heaviness in the lower abdomen, a gradually increasing mass in the lower abdomen. तो there will be a presence of mass, a sense of a presence of mass, ऐसा feel होगा उसको कि कुछ
प्रेजेंट है, अ मास लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा पेशेंट को फील होगा। डल एकिंग पेन इन द लोअर एब्डोमेन, तो डल एकिंग पेन हमने देखा कि बहुत सारे कंडीशंस में होता है, इवन मेडसर्स की बहुत सारे कंडीशंस के अंदर डल एकिंग पेन रहता है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट डिसीज कंडीशंस में डल एकिंग पेन रहता है, तो उससे हम सिस्ट हो ऐसा हम कंफर्म नहीं कर सकते। Then comes the endometriosis. Endometriosis is the presence of functioning endometrium in sites other than uterus mucosa. ठीक है, तो यूट्राइन के अंदर एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो यूट्रस की इनर लेयर है। ओके, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो एंडोमेट्रियम है। तो ये एंडोमेट्रियम अगर यूट्राइन के बाहर दूसरे कोई भी ऑर्गन में है, फॉर एग्जांपल वजाइना हो गया या सर्विक्स हो गया या फेलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, ये ऑर्गन में कहीं पे भी अगर अदर देन यूट्रस दूसरे कोई भी ऑर्गन के अंदर ये प्रेजेंट है तो हम इसको एंडोमेट्रियोसिस कहेंगे। एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू इज फाउंड इन द मायोमेट्रियम इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियोसिस इंटरना और एडेनोमायोसिस। ठीक है, तो इधर अगर यूट्रस के खुद के अंदर भी एक होता है पेरीमेट्रियम, एक होता है मायोमेट्रियम, एक होता है एंडोमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम है इसका ग्रोथ अगर मायोमेट्रियम में होने लगे तो वो कंडीशन को हम बोलते हैं एडेनोमायोसिस या तो फिर एंडोमेट्रियोसिस इंटरना। नाउ कौन से साइट पे एंडोमेट्रियोसिस हो सकते हैं? तो फर्स्ट इज एब्डोमेन के अंदर, ओवरीज में हो सकता है, पाउच ऑफ डॉगलेस में हो सकते हैं, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स में भी हो सकता है, ये ब्रॉड लिगामेंट विच इज द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट, रेक्टोवजाइनल सेप्टम, रेक्टम एंड पेल्विक लिम्फ नोड। सो ये सारी जगह पे एंडोमेट्रियम का प्रेजेंस हो सकता है। देन एक्स्ट्रा एब्डोमेन के अंदर कौन सा आएगा? एब्डोमिनल स्कार ऑफ हिस्टेक्टोमी। अगर हिस्टेक्टोमी परफॉर्म किया है तो वहां पे एबनॉर्मल ग्रोथ कभी कभी एंडोमेट्रियम का देखने मिल जाता है। सिजेरियन सेक्शन के अंदर भी देखने मिलता है, बिकॉज वहां पे हमने क्या किया है, टिश्यू इंटीग्रिटी ब्रेक की है, इवन यूट्रस की इंटीग्रिटी भी ब्रेक हुई है वहां पे। देन और ये वाला जो हिस्टेक्टोमी है दैट इज रेडिकल हिस्टेक्टोमी। ओके, रेडिकल हिस्टेक्टोमी में ये देखने मिलेगा। देन ट्यूबेक्टोमी, मायोमेक्टोमी, अम्बिलिकस एपिसियोटोमी, एपिसियोटोमी स्कार, वजाइना एंड सर्विक्स। तो ये सारी एरियाज जो हैं दीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब ये एब्डोमिनल के बाहर है एंड देन इनको यहाँ पे एंडोमेट्रियम का ग्रोथ हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स है उसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल साइट्स। रिमोट साइट्स मतलब दूसरे कौन से साइट पे हो सकता है? दैट इज द प्लूरा, लंग्स, डीप टिश्यूज ऑफ आर्म्स एंड थाइस। तो ये सारी जगह पे भी होने के चांसेस है, बट केसेस आर वेरी लेस। Causes: retrograde menstruation, Simpson's theory, the retrograde flow of menstrual blood throughout the uterine tubes during menstruation leads to implantation of endometrial fragments in the peritoneal surface of pelvic organ. तो retrograde menstruation के अंदर क्या होता है? There will be back flow of the blood. Okay, जो menstrual blood जो है वो back flow करेगा तो uterine tubes और जो menstruation का जो content रहता है, menstrual blood का content, उसके अंदर क्या होता है? endometrium होता है, unfertilized ovum होता है। ओके, तो ये सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट है। तो एंडोमेट्रियम के जो फ्रेगमेंट्स रहेंगे वो फ्रेगमेंट्स अगर कहीं और जाके इम्प्लांट हो गए तो एंडोमेट्रियम विल स्टार्ट ग्रोइंग देयर। तो इस वजह से एक एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, ये एक थियरी है। सेकंड इज सीलमिक मेटाप्लेजिया। सीलमिक मेटाप्लेजिया के अंदर क्या होता है? मेटाप्लेजिया का मतलब क्या है कि एक टिश्यू अपने आप को दूसरे टिश्यू के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज मेटाप्लेजिया। तो क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ पेल्विक पेरिटोनियम बाय मेंस्ट्रुअल ब्लड में कॉज सीलमिक मेटाप्लेजिया व्हिच विल लीड टू endometriosis. So this is also by the cause of retrograde menstruation की वजह से सीलमिक मेटाप्लेजिया भी हो सकता है। Then direct implantation, the endometrial or decidual tissue starts to grow in susceptible individuals when implanted in the new sites. So if there is any surgical procedure performed, okay, तो endometrium का अगर कहीं और implant हो गया है, so that will lead to direct implantation of the endometrial tissue and that will cause endometriosis. Then lymphatic theory, normal endometrium metastasis through the pelvic lymph nodes. तो endometrium जो है वो lymph nodes के through अपने आप को दूसरी जगह पे मेटास्टाइज कर रहा है, मतलब लोकेट कर रहा है, तभी भी there are chances के endometriosis हो सकता है। Then comes the vascular theory. Vascular theory includes distant metastasis through blood occurs to lungs, pleura, arms, thighs, etc. तो this is about ये कैसे होगा? Through blood vessels. Okay, blood vessels के through ये जाएगा, that is why यहाँ पे vascular लिखा है। तो blood के through अगर endometrium
एंडोमेट्रियम कहीं पे जाके इम्प्लांट हो रहा है, सो दैट इज कॉज्ड बाय, दैट इज सेड टू बी वास्कुलर थियरी। देन जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आएगा इंक्रीज इंसिडेंट इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव स्मॉल ब्लैक डॉट्स कॉल्ड पाउडर बर्न्स आर सीन ऑन द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स एंड पाउच ऑफ डगलस इन पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस। तो इसका एक स्पेसिफिक फीचर है दैट इज पाउडर बर्न्स। वो कैसे दिखेंगे? ब्लैक डॉट के जैसे। वो जो एंडोमेट्रियम होंगे वो कैसे होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स में होंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में होंगे, और वो फ्रेगमेंट्स अगर लोकेट हो रहे हैं कोई ऑर्गन के अंदर तो वो कैसा दिखेगा? स्मॉल ब्लैक डॉट्स जैसा दिखेगा, जिसको हम पाउडर बर्न्स बोलते हैं, वैसा अपीयरेंस दिखेगा, विच इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। देन कम्स द findings. So findings के अंदर symptoms are mostly related to the site of lesion and its ability to respond to hormones. So किसके कहाँ पे exactly located है ये, और उसका accordingly hormones का क्या influence है, उसके ऊपर symptoms depend करते हैं। तो first is dysmenorrhea, painful menstruation, then menorrhagia, excessive bleeding, infertility will be there, dyspareunia, that means painful sexual intercourse, pelvic pain, abdominal pain, then frequency of micturition and hematuria, and bowel के अंदर पेनफुल डिफिकेशन, डायरिया, रेक्टल ब्लीडिंग और मेलना। तो ये सारे कंडीशंस एज पर इट्स लोकेशन वो सिम्टम्स शो करेगा। देन कम्स द complications. So complications include endocrinopathy, that includes corpus luteum insufficiency, luteinized unruptured follicle, and anovulation, elevated prolactin level, डबल LH पीक, दैट इज ऑल लीड्स टू इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो LH का जो लेवल है दैट इज बिकमिंग पीक ट्वाइस इन द साइकिल, तो दैट विल लीड टू एंडोक्राइनोपैथी इज बेसिकली एबनॉर्मलिटी ऑफ hormonal levels. Okay, so hormones के अंदर problem होगा, all the hormones are getting disturbed, that will lead to infertility. Rupture of the chocolate cyst हमने पढ़ा था, what is that? तो उसके अंदर अगर वो cyst present है, so that will get rupture. intestine का obstruction हो सकता है, अगर endometrium का layer वहाँ पे growth होगा तो definitely वहाँ पे obstruction आएगा। urethral obstruction, hydroureter, hydronephrosis and pyelonephritis, तो ये इसके लोकेशन के ऊपर डिपेंड है। अगर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एरियाज के अंदर ये लोकेट हो रहा है, so that will lead to further such complications. Then comes the treatment. ट्रीटमेंट के अंदर आएगा, फर्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर्स, उसके अंदर अवॉइड ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्यूरेटेज और अराउंड द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अवॉइड फोर्सफुल पेल्विस एग्जामिनेशन ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि आप लोग को ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट नहीं करवाना है आफ्टर क्यूरेटेज। अगर डायलिटेशन क्यूरेटेज का प्रोसीजर करवाया है तो ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट नहीं होना चाहिए। देन फोर्सफुल पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। इफ एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है कोई रीजन की वजह से, देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, देन द हेल्थ केयर वर्कर्स शुड नॉट फोर्स टू एग्जामाइन इट। Then comes the curative measures, in that hormonal pills can be taken and surgical measures can be done in order to remove that part. Okay, तो जहाँ पे ये part से obstruction हो रहा है वो part को हम क्या कर सकते हैं? remove कर सकते हैं। Then comes the CIN, that is cervical intraepithelial neoplasia. Now this includes, Richard put forward the concept of cervical intraepithelial neoplasia. This is a histopathological condition. Okay, histological condition भी है ये, plus pathological भी condition है, where part or whole thickness of cervical mucous epithelium is replaced by cells showing varying degree of aplasia. So what is happening here? There is cervical squamous epithelium जो है that is getting converted into varying degree cells of aplasia के अंदर वो convert हो रहा है. That means decreased number of cells. The risk factors include early sexual intercourse, early age of first pregnancy, ओके, यंग मदर्स, यंग प्राइमरी मदर्स, ये भी एक रिस्क फैक्टर्स है। टू मेनी बर्ड्स, मल्टीपैरा, ग्रांड मल्टीपैरा, ओके, टू फ्रीक्वेंट बर्ड्स, जो स्पेसिंग है बर्ड्स का एडिक्वेट वो नहीं है। देन लो सोशियो, सॉरी वो लॉ नहीं है, लो है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, HPV इन्फेक्शन, ओरल पिल यूजर्स, स्मोकिंग एंड HSV इन्फेक्शन। तो दीज आर सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स थ्रू विच सर्वाइकल कैंसर कैन occur. Diagnosis can be done by pap smear. Okay, pap smear जो test है that is the one of the significant test for cervical cancer. Okay, so colposcopy can be done. So pap smear is one of the सिग्निफिकेंट आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार ये पूछते हैं कि पेप स्मीयर टेस्ट इज यूज्ड फॉर असेसिंग व्हाट और स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर इज, तो आपको लिखना है वहां पे पेप स्मीयर
test. So pap smear test is one of the important thing in which cancerous and non-cancerous tissues or the tissues are detected. And then treatment include preventive measures include to delay sexual exposure, vulval hygiene is to be maintained, and use of condom, especially during early sexual life. So various methods needs to be used. Then other includes treat local infection, electrocauterization, अगर excessive growth है तो cauterization करना है, cryocauterization, carbon dioxide laser को through colposcopy, conization, total hysterectomy if the patient has completed the family. तो उस केस में आप completely uterus remove कर सकते हो along with cervix and fallopian tube सब आप remove कर सकते हो so that cancer का spread हम कम कर सके. अब ये जो hysterectomy है ये कब perform करोगे आप? grade 2 अगर रहेगा तो ये अगर लोकल अगर ये मेटास्टेस क्या बोलते हैं अगर ये मेटास्टाइज हो चुका है लोकलाइज्ड से वो दूसरे जगह पे फैलना स्टार्ट हो चुका है तो हिस्टेक्टोमी करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी दैट हैज बीन चेंज्ड इट्स सर्कुलेशन. ठीक है, उसकी जगह से वो दूसरी जगह फैलना शुरू हो चुका है तो टोटल हिस्टेक्टोमी करने का कोई मतलब नहीं है. Then carcinoma of cervix, that is cervical cancer, is one of the most important, it is one of the most common cancer in women in the most developing countries. Finding menstrual abnormalities in the form of contact bleeding or staining during defecation, intramenstrual bleeding, excessive white discharge which may be offensive, red granular area on speculum examination which bleeds on touch, cervix is freely mobile. So कैसे ये इसमें क्या क्या findings है? तो there is abnormal menstruation bleeding है. Okay, straining during defecation मतलब कि there will be presence of blood in the stool. Then even in the menstruation there will be white discharge or there will be bleeding spot हो जाएगा. Okay, then white discharge will be offensive, so the smell of it will be offensive. Then granular area, there will be a granule like area when you are going to perform the speculum examination. जब आप उसको speculum से जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि there is redness and the area has granules. Okay, छोटे छोटे दाने जैसे granule जैसे वहां पे दिखेंगे and by touching it those will bleed. Okay, rectal examination reveals parametrium absolutely free. Pelvic pain, bladder and bowel symptoms, uteric colic, cachexia, anemia, edema of legs, etc. are seen in some. So as the cancer progresses, other symptoms will be seen, and this cancer can be spread through blood or lymph nodes. So accordingly, जब अगर cancer फैल रहा है तो other infections, other symptoms can be seen. Then complications include hydronephrosis, pyelonephrosis, uremia, pyometra, then vesicovaginal fistula, rectovaginal fistula, hemorrhage and shock, sepsis, anemia, cachexia and metastasis. Okay, तो ये सारे इसके complication है. Again, preventive measures के लिए आपको as soon as possible आपको pap smear करवाना है. Even pap smear has to be done if the woman is at the stage of menopause. Okay, menopausal stage पे है तो female को pap smear test recommend करते हैं. Okay, for periodic examination. Why? Because chances of cervical cancer is more at that time. So and also in nulliparous women के अंदर भी cervical cancer का chances ज़्यादा रहता है तो you have to advise them to go for pap smear frequently. Then curative surgery includes surgery, radiotherapy and combination because it is a cancer, so you have to reduce the spread of the cells, cancerous cells. So for that you have to go for radiotherapy or chemotherapy and surgical interventions can be taken. Then comes the VVF. Okay, VVF is vesicovaginal fistula, is the communication between bladder and vagina, and the urine escapes into vagina, causing true incontinence. मतलब what is happening here? Instead of coming out through urethra, the urine is coming out through vagina. So that is called as VVF, that is vesicovaginal fistula. Vesicovaginal fistula is an abnormal communication between bladder and vagina. VVF is the most common type of genitourinary fistula. Causes include obstetrical causes due to prolonged labor, traumatic as in case of instrumental delivery और destructive operation. तो destructive operation के अंदर बहुत सारे operations आते हैं जिसके अंदर the baby has to be destructed inside the mother's womb. ठीक है, क्लीडोटोमी आ जाता है, then craniotomy आ जाता है. इसके अंदर क्या करते हैं ये लोग? evisceration आ जाता है. ये सारे चीजों के अंदर they are destroying the baby inside the mother's uterus. तो ऐसे कोई surgical intervention perform किया है या तो फिर prolonged labor है, okay,
देन देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या फॉरसेप्स या वेंटोस से अगर डिलीवरी हुई है. इट में ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय एब्डोमिनल ऑपरेशन सच एज हिस्टेक्टोमी फॉर रप्चर ऑफ यूट्रस और सिजेरियन सेक्शन, स्पेशली अ रिपीट वन. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो सेकेंड टाइम भी अगर सिजेरियन सेक्शन हो कर रहे हैं हम, तो वापिस अगर हम स्कार रख रहे हैं तो भी वेसिको वजाइनल फिस्टुला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर यूट्रस रप्चर हुआ है, ओके, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, इफ द यूट्रस हैज रप्चर्ड, सो आल्सो चांसेस ऑफ वीवीएस हैज इंक्रीज. देन गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस इंक्लूड, ये हुई ऑब्स्टेट्रिकल कंडीशंस की बात. अब गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस की बात के अंदर क्या आएगा? सर्जरीज लाइक इंटीरियर कॉल्पोरेफी, abdominal hysterectomy for benign or malignant tumor, traumatic, okay, traumatic cause is also there. Then ischemic necrosis due to radiation, okay, radiation अगर परफॉर्म हुआ है, chronic granulomatous infection such as vaginal TB, lymphogranuloma and venerum, तो ये सारे इन्फेक्शंस हुए हैं, या तो फिर देयर विल बी सर्जिकल रिपेयर ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स है, या तो फिर ब्लेडर प्रोलैप्स है, या रेक्टल प्रोलैप्स है. ऐसे कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? कॉल्पोरेफी. ओके, इट इज द सर्जिकल प्रोसीजर दैट इज रिपेयरिंग द एबनॉर्मलिटी इन द वजाइनल वॉल. अगर वजाइनल वॉल के अंदर कोई डिफेक्ट है तो उसको हम रिपेयर करने का जो सर्जरी है उसको हम कॉल्पोरेफी बोलते हैं. तो ड्यूरिंग दैट सर्जरी ऑल्सो द वजाइना एंड देयर कैन बी फिस्टुला डेवलप बिटवीन वजाइना एज वेल एज द ब्लेडर. Types include juxta cervical, that is the close to cervix but not at cervix, mid vaginal matlab between the vaginal wall, and then juxta urethral, that means close to urethra. So one will be close to cervix, one will be close to urethra, and one will be at the level of vagina. तो ये तीन इसके types हैं. Findings include history of difficult labor, surgeries, fall, etc. Continuous escape of urine per vagina. Patient has no urge to pass urine. Pruritus valvi. तो ऐसी कंडीशन हो सकता है जो पेशेंट का वल्वा है उसके अंदर प्रूराइटिस देखने मिल सकता है. एंड ऑल्सो पेशेंट को यूरिनरी फ्रीक्वेंसी नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंसी टू मिक्टूरेट, ओके, फ्रीक्वेंसी टू यूरिनेट नहीं कर पा रहा है पेशेंट बिकॉज द यूरिन इज कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग थ्रू द vagina. Then vulval inspection will show watery discharge and amnioical smell. So there will be a watery discharge from the vagina, vulval area. Okay, instead of flowing from the urethra, the urine is flowing from vulva. Okay, vaginal opening. तो ऐसे कंडीशन के अंदर ऐसा भी आपको देखने मिलेगा. एक्सकोरिएशन ऑफ vaginal skill, the vaginal skill is started peeling off. ठीक है, एक्सकोरिएशन मतलब पील हो रहा है वहां से. Then bladder mucosa may be visibly prolapsed if the fistula is big. तो ब्लेडर का म्यूकोसा भी हमको देखने मिल जाएगा. अगर एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बड़ा है, फिस्टुला ज्यादा बड़ा है, तो ब्लेडर का म्यूकोसा फॉल ऑफ हो जाएगा और उस फिस्टुला से हमको बाहर देखने मिलेगा. ट्रीटमेंट क्या है? प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इंक्लूड एडिक्वेट एंटीनेटल केयर, एंटिसिपेट ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एंड मैनेज प्रॉपर्ली, टेक केयर टू प्रिवेंट ब्लेडर इंजरी ड्यूरिंग पेल्विक सर्जरी. तो आप इसमें क्या कर सकते हो? आप सिर्फ इसमें ध्यान रख सकते हो कि प्रोलॉन्ग लेबर जो है हम उसको एज अर्ली एज पॉसिबल मैनेज करें, या तो फिर पेल्विक सर्जरी जब हम कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि ब्लेडर में रप्चर ना हो. कभी कभी CS करने के टाइम पे भी क्या होता है? ब्लेडर रप्चर हो जाता है, ओके, ब्लेडर बर्स्ट हो जाता है. तो ये सारी कंडीशंस क्यों होती है? बिकॉज ऑफ some of the negligence by healthcare workers. So ये ना हो उस चीज का आपको ध्यान रखना है. ऑपरेटिव मेजर्स के अंदर सबसे पहले तो आपको फिस्टुला का साइज मेजर करना है, कहाँ पे एक्चुअली लोकेटेड है, वो सर्विक्स के आगे लोकेटेड है, यूरेथ्रा के आगे लोकेटेड है, मिड वजाइनल लोकेटेड है, वो देखना है. फिर कितने भी फिस्टुला है, कितने एबनॉर्मल कम्युनिकेशंस बने हैं, वो आपको देखना है. देन वल्वल एंड यूरिनरी इन्फेक्शन है अगर, तो आपको वो ट्रीट करना है एंड रिपेयर द फिस्टुला. ओके, फिर उसके बाद में आपको फिस्टुला को रिपेयर करना है. इफ फिस्टुला इज बिग, स्किन और मसल ग्राफ्टिंग में भी नीडेड. हाँ, तो अब बिकॉज अगर कोई रीजन की वजह से आप उसको सुचर नहीं कर पा रहे हो, मतलब ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे आप दोनों एंड्स को जोड़ के सुचर नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे मसल ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा. Then comes the rectovaginal fistula. Rectovaginal fistula is the abnormal communication between rectum and vagina with involuntary escape of flatus and feces in the वजाइना. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यूरेथ्रोवजाइनल फिस्टुला, वेसिकोवजाइनल फिस्टुला के अंदर क्या था? देयर विल बी एबनॉर्मल पासेज ऑफ यूरिन. ओके, यहाँ पे रेक्टोवजाइनल फिस्टुला के अंदर क्या है? देयर इज एन एबनॉर्मल पासेज ऑफ स्टूल एज वेल एज फ्लैटस. ठीक है, तो फ्लैटस एंड फीसिस बोथ आर गेटिंग पास थ्रू वजाइना इंस्टेड ऑफ रेक्टम. Then causes include congenital यानी by birth हो सकता है, acquired obstructed labor,
ठीक है, अगर मदर को ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुआ है, ट्रॉमा ड्यूरिंग गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, फॉल, मैलिग्नेंसी, रेडिएशन, टीबी of vagina or lymphogranuloma venerum, this is a type of disease, then diverticulitis of sigmoid colon, then Crohn's disease involving the anal canal. तो ये सारे डिसीज कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, देयर आर चांसेस के रेक्टोवाजाइनल फिस्टुला हो सके, एंड रेक्टोवाजाइनल फिस्टुला इज एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन, जहां से क्या क्या पास हो सकता है, फीसिस एज वेल एज स्टूल कैन बी पास थ्रू द वजाइना. Then comes the findings. So findings include involuntary escape of flatus or feces in the vagina if fistula is small. There is incontinence of flatus or loose stool only, but not of hard stool. So if the fistula or the communication that is communication is small, तो क्या होगा, the characteristics of this stool will be loose. Hard stools will not be passed, and also there will be incontinence, that means involuntary passage होगा. Okay, flatus का along with there will be presence of watery stools per vagina. Okay, per vaginally pass होगा. Rectovaginal examination reveals the size and site of fistula. तो जैसे आपने जब examine करोगे, तो through that you can identify that there is a presence of fistula. अगेन ट्रीटमेंट मेथड्स, प्रिवेंटिव मेजर्स आपको पहले लेने हैं, गुड इंट्रैक्टेबल केयर देना है, अवॉइड इंजरी टू रेक्टम ड्यूरिंग सर्जरी. सो ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट इंजरिंग द रेक्टम. इवन इन द फॉरसेप्स डिलीवरी एंड वेंटोस डिलीवरी, पर्टिकुलरली वेंटोस डिलीवरी और फॉरसेप्स डिलीवरी में क्या होता है, जब हम इंसर्ट करते हैं तो कभी कभी चांसेस है कि अंदर रेक्टम डैमेज हो जाता है. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर कैन बी एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन. तो उस टाइम पे हमको ध्यान रखना है कि हम जो सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, या तो इवन एक डिस्ट्रक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम आगे पीछे के एडजेसेंट ऑर्गन्स को हम डैमेज नहीं कर रहे, वो चीज का आपको ध्यान रखना है. डेफिनेटिव मैनेजमेंट कैन बी डन बाय रिपेयरिंग फ्लैप मेथड और बाय प्रिलिमिनरी कोलोस्टोमी, लोकल रिपेयर, क्लोजर ऑफ कोलोस्टोमी मेथड. ओके, अगर कोलोस्टोमी किया है तो डेफिनेटली दैट नीड्स टू बी क्लोज्ड. Rectovaginal fistula is an abnormal communication. Okay, ये पता है. Complete perineal tear is the most commonest cause of rectovaginal fistula. So this is one of the important points to remember. मैंने highlight किया है यहाँ पे. Complete perineal tear, that is CPT, is one of the most common cause. कब हो सकता है ये CPT, अगर आपने टाइम पे एपी नहीं किया है, ठीक है, एपिसोटोमी नहीं किया है टाइम पे, एंड द बेबी बहुत फोर्सफुली आ रहा है, ऑक्सीटोसिन चढ़ा रहे हो आप, मदर बियरिंग डाउन एफर्ट्स कर रही है, एंड एपिसोटोमी नहीं किया है, और कुछ रीजंस की वजह से पेरिनियल टीयर हो गया है, और उसके अंदर भी ग्रेड 4 डिग्री टीयर है, तो आपको रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला मदर को होने का चांसेस बढ़ जाता है. Okay, so our next topic is CPT, that is complete perineal tear. Tear of the perineal body involving sphincter ani externus with or without involvement of anorectal mucosa is called as complete पेरिनियल टीयर और थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर. ठीक है, तो इसके अंदर कंप्लीट पेरिनियल मसल्स जो है, हमारा पेरिनियल मसल्स कैसा है, तो वो डायमंड शेप मसल है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द यूरेथ्रल ओपनिंग से लेके तो एनल ओपनिंग के बीच में जो भी फीमेल के डायमंड शेप मसल दिखते हैं, दैट इज द पेरिनियल मसल. ओके, वो पेरिनियल मसल के अंदर अगर कंप्लीट मसल्स टीयर हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट पेरिनियल टीयर. टीयर इज कॉल्ड ओल्ड व्हेन पास बियॉन्ड एन आर्बिट्ररी पीरियड फॉर अबाउट 3 मंथ्स फॉलोइंग द इंजरी. तो सपोज इंटरनेटल पीरियड के अंदर मदर को टीयर हुआ, उसके बाद में वो टीयर को 3 मंथ्स हो गए, सो दैट यू विल कंसिडर्ड एज ओल्ड टीयर. ओके, क्योंकि आपने वहाँ पे सुचरिंग किया है, आपने वहाँ पे पैकिंग किया है, ठीक है, गॉस पैकिंग कर दिया है, आपने सुचरिंग किया है, अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग भी कर दिया है, और मे बी सुचर हैज हील्ड, सो दैट विल कॉल्ड एज ओल्ड टीयर. ओके, फर्स्ट डिग्री टीयर के अंदर क्या है, इट इन्वॉल्व्स स्किन एंड वजाइनल म्यूकोसा. सेकंड डिग्री इंक्लूड स्किन, वजाइनल म्यूकोसा एंड मसल्स. देन थर्ड डिग्री के अंदर इन्वॉल्व्स द एनल स्फिंक्टर, एंड फोर्थ डिग्री के अंदर इन्वॉल्व्स द रेक्टल म्यूकोसा. तो रेक्टम इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द फोर्थ डिग्री. Findings: history of inadequate care during childbirth. Yes, so in the internatal period adequate child मैंने बोला कि एपिसोटोमी टाइम पे नहीं दिया है, उसको बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, ऑक्सीटोसिन भी चढ़ चुका है, एंड द मदर इज गिविंग टू मच ऑफ प्रेशर. ऑल्सो देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, द बेबी इज ऑल्सो एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द पेरिनियल मसल. सो बिकॉज ऑफ दैट, एंड ऑल्सो पेरिनियल मसल्स का रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली सीन इन प्राइमी पारा.
ठीक है, प्राइमरी पैरा मदर के अंदर ये ज्यादा देखने मिलता है बिकॉज पेरिनियल मसल्स फुल ऑफ इलास्टिसिटी है और ये भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, प्लस यूट्रस का फुल फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन है, प्लस मदर बियरिंग डाउन एफर्ट्स दे रही है, प्लस बेबी का क्राउनिंग हो चुका है, तो कितना ओवर प्रेशर है पेरिनियम के ऊपर। तो ऐसे कंडीशन पे अगर टाइमली एपिसोटोमी नहीं किया है तो पेरिनियल टीयर होने का चांसेस बढ़ जाता है। देन इनएबिलिटी टू होल्ड फ्लैटस और feces, soreness over the perineal area, absence of perineum, vaginal and rectal mucosa is pinkish and rectal mucosa is reddish in color. So these are some of the changes which can be seen. Then absence of sphincter grip as evidenced by when finger is introduced into the rectum. So anal sphincter देखने नहीं मिलेगा. Okay, so when the examination is taken place, उस time पे anal sphincter नहीं देखने मिलेगा. Treatment. Preventive measures include proper conduct of second stage of labor, taking due care of perineum, control delivery of head, avoid delivery by early extension of head. हाँ, ये भी चीज ध्यान रखनी है. कभी कभी क्या करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, जैसे हम दाई ट्रेनिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो जब दाई डिलीवरी करवाते हैं या ऐसे कुछ जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं हु आर नॉट मच ट्रेन्ड, ठीक है, होम डिलीवरी अगर हो रही है तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, जब बेबी का क्राउनिंग होता है तो वो बेबी के हेड को क्या करते हैं, खींचते हैं बाहर, ठीक है, एक्सटेंड करवाते हैं. तो ऐसा नहीं करवाना है क्योंकि अगर वो टाइम से पहले एक्सटेंड हो गया तो क्या होगा, अगेन पेरिनियल टीयर होने के चांसेस है. तो एट दैट टाइम जो डिलीवरी है उसको बहुत ही कंट्रोल वे में होना चाहिए और हेड का एक्सटेंशन अवॉइड करना है. उसका वो पैसिव मूवमेंट है, फिर बेबी खुद करेगा, वो आपको कराने की जरूरत नहीं है. तो अगर हम फोर्सफुली करवाएंगे तो देयर आर चांसेस के पेरिनियल एरिया टीयर हो जाए. देन परफॉर्म टाइमली एपिसोटोमी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसीलिए क्राउनिंग के टाइम पे एपिसोटोमी करनी होती है क्योंकि पेरिनियल टीयर ना हो, तो टाइमली एपिसोटोमी भी करना जरूरी है. उसके पहले आपको एनेस्थीसिया भी देना पड़ेगा क्योंकि अभी एनेस्थीसिया देखिए अभी आप एपिसोटोमी का इंसिजन नहीं लगा सकते, ठीक है, और क्राउनिंग बेबी का हो चुका है और अभी आप एनेस्थीसिया देने बैठे हो और क्या बोलते हैं फिर 5 मिनट बाद इंसिजन रहोगे तो क्या होगा, टीयर हो जाएगा. तो इसीलिए आपको टाइमली उसको लिग्नो के मतलब कि एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, एपिसोटोमी पुट करनी है. देन टेक केयर ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ शोल्डर. शोल्डर्स के टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है बिकॉज दैट इज अ बोनी प्रोमिनेंस, ठीक है, बोनी प्रोमिनेंस है, इवन हेड इज बोनी प्रोमिनेंस, तो जो फोर्स होता है मसल्स के ऊपर वो ज्यादा होता है. सो दैट इज वाई शोल्डर एंड हेड दोनों डिलीवरी करने के टाइम पे आपको थोड़ा सा ज्यादा कंसिडरेशन रखना है, वहां पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है. ऑपरेटिव ट्रीटमेंट मेजर्स के अंदर आएगा रिपेयर ऑफ पेरिनियल टीयर विथ रिस्टोरेशन ऑफ पेरिनियल बॉडी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिनियोग्राफी. ओके, तो क्या करते हैं वहां पे मसल्स को एक साथ रख के फिर सुचर कर देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज पेरिनियल टीयर का रिपेयर. Important points to be remembered in the prevention of perineal tear include delivery of head by early extension is to be avoided, कंट्रोल डिलीवरी ऑफ फ्लेक्स हेड इन बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब है तो जो बेबी का हेड है वो फ्लेक्स ही रहे, एक्सटेंड ना हो, जिसका ध्यान रखना है. टाइमली एंड जुडिशियस मीडियोलेटरल एपिसोटोमी स्पेशली इन द प्राइमरी ग्रेविडा. सो जब हम एपिसोटोमी पढ़ रहे थे तब भी हमने ये चीज देखी थी कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिसोटोमी परफॉर्म्ड इज मीडियोलेटरल एपिसोटोमी, क्योंकि बाकी सारे एपिसोटोमी के अंदर पेरिनियल टीयर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. सो दैट इज व्हाई मीडियोलेटरल एपिसोटोमी जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर है उसके अंदर आप टाइमली एडमिनिस्टर करना है आपको. ऑक्सीपुटर पोस्टीरियर पोजीशन, फेस ब्रीच और फॉरसेप्स डिलीवरी, ऐसे केसेस में तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. देन कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिजेरियन सेक्शन. So cesarean section is defined as the birth of fetus through an incision in abdominal wall followed by incision in the uterus. तो पहले ये series of events है. ओके, तो पहले इंसिजन कहाँ रख रहे हैं, एब्डोमिनल वॉल पे, दूसरा इंसिजन हम कहाँ रख रहे हैं, यूट्रस पे, और अकॉर्डिंगली आप बेबी को क्या कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो. सो दैट इज कॉल्ड एज सिजेरियन सेक्शन. टाइप्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन, प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन है, repeat cesarean section, then lower segment cesarean section. So primary cesarean section क्या है, when the cesarean section is performed for the first time. Okay, for the first time if in the pregnant woman the cesarean section is performed, that is called as primary cesarean section.
रिपीट सिजेरियन सेक्शन मतलब कि दूसरी बार हो रहा है, ठीक है, एक से ज्यादा बार अगर सिजेरियन सेक्शन हो रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, रिपीट सिजेरियन सेक्शन। देन कम्स द लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, यहाँ पे जो यूट्रस जो इंसिजन है वो कहाँ पे रखते हैं, यूट्रस के लोअर सेगमेंट में। ओके, सो इंसिजन विल बी एट द लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज थिनर लेस एक्टिव पार्ट। हाँ, तो हमें सबको पता है जो यूट्रस का अपर पोल है वो कैसा होता है, थोड़ा थिक होता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, एंड जो लोअर पोल है वो कैसा होता है, थोड़ा थिन होता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सेशन। सो दैट इज व्हाई अगर हम लोअर सेगमेंट के ऊपर जब हम इंसिजन रखते हैं तो उसका हीलिंग प्रोसेस फास्ट रहता है और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम रहते हैं। दैट इज व्हाई लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, दैट इज LSCS या तो फिर लोअर यूट्राइन सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, LUCS भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, ये कंडीशंस, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजेरियन सेक्शन है। देन कम्स द क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन के अंदर अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर क्या करते हैं, इंसिजन रखते हैं। ओके, अपर यूट्राइन सेगमेंट में देयर विल बी इंसिजन। एंड यहाँ पे यूट्राइन रप्चर का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, यूट्राइन रप्चर का थोड़ा चांसेस बढ़ जाता है ना सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, मतलब दूसरे प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस रप्चर होने के हाई चांसेस है। ओके, इसीलिए ये सिजेरियन सेक्शन अब परफॉर्म नहीं होता है अनलेस वो इंडिकेट, अगर बहुत ही रेयर कंडीशंस के अंदर क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन करना है। बाकी कौन सा सिजेरियन सेक्शन जाता है, LSCS। तो ये सिजेरियन सेक्शन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म। देन सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी, ये क्या है, this is the procedure which is done in rare situations. The more common indications are intractable hemorrhage due to uterine atony, placenta percreta or increta, or uterine rupture. So that means what कि यहाँ पे the placenta is getting attached in the इनर लेयर ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है उसके अलावा मायोमेट्रियम में है, एंड पेरीमेट्रियम के अंदर अटैच हो रहा है अगर प्लासेंटा। ऑल्सो देयर इज अ एटोनी इन द यूट्रस, मतलब कि आप कितना फंडल मसाज कर रहे हो, बाइमैन्युअल कंप्रेशन कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, यूट्रस का टोन रिगेन नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो द हेमरेज इज इंट्रैक्टेबल। ओके, आपको रीजन नहीं पता चल रहा है हेमरेज का, पोस्टपार्टम हेमरेज जब हो रहा है तो पोस्टपार्टम हेमरेज के हमने बेसिकली हम 4 टीज देखते हैं। ओके, तो उसका ना सबसे पहला टी है टोन, ठीक है, तो टोन ही नहीं है यूट्रस के अंदर, एंड ऑल्सो देयर इज एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लासेंटा। तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपको यूट्रस को रिमूव करना पड़ेगा बाय पुटिंग एन इंसिजन इनटू एब्डोमेन। तो ऐसे कंडीशन को हम सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। देन कम्स द elective or planned cesarean section. An elective cesarean section is planned cesarean section for maternal or fetal indications arise in the antepartum period. It is done who has not gone into labor. तो इलेक्टिव मतलब क्या है कि ये डॉक्टर और पेशेंट दोनों के म्यूचुअल डिसीजन से सिजेरियन सेक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल मदर को कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, फॉर एग्जांपल बेबी को ट्रांसफर्स लाई है, ठीक है, तो ऐसे सारे सिचुएशन के अंदर कैसा है, प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन होता है कि डॉक्टर एज वेल एज द मदर दोनों का इक्वल म्यूचुअली कंसर्न रहता है फॉर द सिजेरियन सेक्शन, एंड देन इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन कैन बी परफॉर्म। And then emergency cesarean section. Emergency cesarean section is done due to indications that arises during labor. For example, PB arrest में जा रहा है, ओके, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आफ्टर, इवन आफ्टर इंडक्शन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं, ओके, इंडक्शन ऑफ लेबर फेल जा रहा है, तब आपको इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। या तो फिर एंटीपार्टम हेमरेज शुरू हो गया है उसको, मदर को, ओके, तो ऐसे सारे कंडीशन के अंदर यू हैव टू गो फॉर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। नाउ स्किन इंसिजन कहाँ पे रखना है, तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्किन इंसिजन फॉर सिजेरियन डिलीवरी इंक्लूड द फॉलोइंग, दैट इज वर्टिकल इंसिजन, ठीक है, तो पहले इंसिजन कैसे पड़ेगा, वर्टिकल इंसिजन। देन कम्स द ट्रांसवर्स इंसिजन जिसको हम बोलते हैं फेनेंस्टील इंसिजन और जोल कोहेन इंसिजन या तो फिर माइलार्ड इंसिजन, सो दैट इज कॉल्ड एज फेनेंस्टील इंसिजन। इसको हम एक और चीज बोलते हैं, दैट इज बिकनी लाइन इंसिजन। ओके, सो बिकनी लाइन इंसिजन या तो फिर फेनेंस्टील इंसिजन या तो फिर ट्रांसवर्स इंसिजन, ये तीनों क्या है, दे आर वन और दी सेम, ठीक है।
देन टेक्निक ऑफ क्लोजर ऑफ यूट्राइन इंसिजन, तो ये तो रही बात हमारी इंसिजन करने की कि हमने फॉलोइंग मेथड से सिजेरियन सेक्शन मतलब हमने क्या कर दिया, इंसिजन दे दिया। अब आई बात इसको क्लोज करने की, ठीक है, सूचर लेने की। तो द यूट्राइन इंसिजन इज क्लोज्ड विद अ 2 लेयर रिपेयर, ठीक है, 2 लेयर को रिपेयर करना है। द फर्स्ट लेयर इज क्लोज्ड विद अ लॉकिंग सूचर टू एंश्योर हीमोस्टेसिस, दिस इज फॉलोड बाय इम्प्लिकेटिंग लेयर। तो पहला जो सूचर होगा दैट इज अ लॉकिंग सूचर, दैट मींस दैट विल बी द कंटिन्यूअस सूचर, ओके, कंटिन्यूअस सूचर आएगा। देन नेक्स्ट लेयर विल बी, इट कैन बी द इम्प्लिकेटिंग सूचर। दिस इज इम्प्लिकेटिंग, ओके। ये क्यों करना है? इन ऑर्डर टू मेंटेन हीमोस्टेसिस, मतलब कि ब्लड लॉस प्रिवेंट करना है, क्योंकि यूट्रस के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग, तो उसको डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इनकेस अगर ऐसा कोई ब्लीडिंग हो रहा है तो डिटेक्ट नहीं होगा एंड मदर कैन गो इनटू हाइपोवोलेमिक शॉक एंड देन द मदर कैन डाई। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, व्हाट यू कैन डू, you have to do the locking suture. देन कम्स आर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अभी तक हमने गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पढ़े थे, अब हम ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। ऑब्स्टेट्रिक्स इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ऑब्स्टेट्रिक्स इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैटरनल कंडीशंस, ठीक है, मदर से रिलेटेड। गायनेकोलॉजी इज ऑलवेज कंसर्न विद फीमेल ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स का एबनॉर्मलिटी है, ये सारी चीजें आपकी गायनेकोलॉजी में आएगी। और अगर मदर हैज बिकम प्रेग्नेंट और उसके बाद में कुछ हो रहा है तो वो सारी कंडीशन ऑब्स्टेट्रिक्स में आएगी। देन कम्स द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इसको प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया, ओके, ये 3 कंडीशंस है। तो फर्स्ट है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, सस्टेन्ड एलिवेशन ऑफ बीपी more than 140/90 mm of Hg in 2 occasions at least 6 hours apart। तो हम 2 बार मदर का बीपी मेजर कर रहे हैं और दोनों ओकेशन पे 140/90 से ज्यादा आ रहा है। कब? तो 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में, ठीक है, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में, मतलब नियर अबाउट वायबिलिटी पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है मदर को, उस टाइम पे मदर को हाई दिख रहा है हाइपरटेंशन। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, इससे पहले मदर को हाइपरटेंशन की कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। इससे पहले मदर को हाइपरटेंशन की कोई हिस्ट्री नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, वो भी आफ्टर 20 वीक्स, ठीक है, पहले एंटीनेटल विजिट के अंदर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जैसे ही सेकेंड एंटीनेटल विजिट के अंदर आई वो, या थर्ड एंटीनेटल विजिट पे आई, उसका बीपी आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसके अंदर और कोई चेंजेस नहीं देखने मिल रहे हैं, सिर्फ बीपी एलिवेट दिख रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। देन प्री एक्लेम्शिया क्या है? तो प्री एक्लेम्शिया जो है दैट इज कॉज्ड बाय अ ट्रायड ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, एक ट्रायड बनता है सिम्टम्स का, जिसके अंदर सबसे पहला है इडीमा, ठीक है, इडीमा है इसको, एक है हाइपरटेंशन एंड दूसरा क्या है? प्रोटीनूरिया। तो ये 3 सिम्टम्स का ट्रायड बनके बनता है प्री एक्लेम्शिया। मतलब इसके अंदर इडिमा भी होगा, हाइपरटेंशन यानी 140/90 mm ऑफ Hg तो है ही है, ठीक है, इतने इससे ज्यादा तो हो ही रहा है, प्लस ऑनसेट विल बी आफ्टर 20 वीक्स, ये भी याद रखना है। अब इसके अंदर और PIH के अंदर कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है? दोनों के अंदर 20 वीक से ज्यादा है, दोनों में हाइपरटेंशन हो रहा है, बट वहां पे इडिमा और प्रोटीनूरिया नहीं देखने मिल रहा है, तो हम उसको सिर्फ सिंपल हाइपरटेंशन बोलेंगे। लेकिन अगर इडिमा और प्रोटीनूरिया अलोंग विद हाइपरटेंशन देखने मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्री एक्लेम्शिया बोलेंगे। देन इट डिसअपियर्स आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी। नाउ सी, जो पोस्टनेटल पीरियड जो है दैट इज 6 वीक्स का पोस्टनेटल पीरियड, उस टाइम के बाद में ये डिसअपियर हो रहा है। That is the specificity of pre-eclampsia. Then eclampsia क्या है? अब eclampsia के अंदर hypertension भी है, proteinuria भी है, edema भी है, और एक और चीज ऐड हो रही है, that is coma, या तो फिर convulsion, okay, fits। तो ये सारी चीजें आप अगर हो रही है मदर को, 4 चीजें, ठीक है, that is edema, proteinuria, hypertension and fits, ठीक है, ये अगर हो रहा है तो उसको हम एक्लेम्शिया कंसीडर करेंगे।
blood parameters, rise in PCV, uric acid and blood urea nitrogen level, decrease in carbon dioxide है ये. Combining power indicates worsening of preeclampsia. Increase in urine albumin and decrease in urinary output also indicate worsening of the preeclampsia. Yes, this is also very important. Anuria and oliguria may be seen. ठीक है. Oliguria is also one of the common sign and symptom of preeclampsia. ये भी देखने मिलता है. ऑल्सो यूरिन के अंदर अल्बुमिन लेवल विच इज अ प्रोटीन ये बढ़ जाएगा. एंड ऑल्सो यूरिनरी आउटपुट दिख रहा है जो मैंने बताया. ओलिगोरिया दैट मीन्स लेस देन 400 ml. Guidelines for prevention: sound nutrition counseling during pregnancy, labor and lactation. So it is very important that mother should control the cravings and mother should have adequate high fiber diet with proper nutritional elements. Anemia को भी इनको control करने के लिए adequate diet हमको prescribe करनी है patient को. Then restriction of sodium is harmful during pregnancy. Additional salt other than usual salt should be avoided. तो हम सोडियम को बिल्कुल restrict नहीं कर सकते. अदरवाइज क्या होगा, सोडियम हैज अ कैपेसिटी टू अट्रैक्ट वाटर. सोडियम ही नहीं होगा तो बॉडी के अंदर वाटर की भी कमी हो जाएगी. मदर कैन गो फॉर डिहाइड्रेशन दैट विल बी हार्मफुल फॉर बेबी. ओके, तो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हम सोडियम को. बट जो हम ऊपर से टेबल सॉल्ट डालते हैं, खाने के अंदर जो सॉल्ट डाला वो तो ठीक है. उसके अलावा अगर हम सॉल्ट कहीं पे ऐसे ऊपर से खा रहे हैं, कच्चा सॉल्ट खा रहे हैं, तो दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड. Then diuretics are usually contraindicated during pregnancy because they can cause hypovolemia. As I said, हाइपोवोलेमिया नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो हमको सोडियम रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है. और हमको डायूरेटिक्स भी नहीं देना है अनलेस सीवियर इडीमा है. अगर इडीमा सीवियर है तो आपको डायूरेटिक्स देना है विद प्रॉपर फ्लूइड मैनेजमेंट. ठीक है, ऐसा नहीं कि डायूरेटिक्स दे दिया, मदर पानी नहीं ले रही है एंड देन हाइपोवोलेमिया में गई मदर, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे. नो, बट इफ इट इज गिविंग देन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नीड्स टू बी provided along with the fluid management if the diuretics are getting administered to the patient. Then diuretics are usually contraindicated. Now, okay, treatment include high protein diet. Then because proteinuria है, प्रोटीन लॉस हो रहा है यूरिन में से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी को कंपनसेट करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो प्रोटीन अगर लॉस हो रहा है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ इडीमा. ठीक है, हमेशा सोडियम रिटेंशन ही इडीमा का कॉज नहीं होता. कभी कभी प्रोटीन का लॉस होना भी इडीमा का एक कॉज होता है. ओके, सो हाई प्रोटीन डाइट इज एसेंशियल टू मैनेज प्रोटीन लेवल. एडिशनल विजिट्स देन रूटीन, तो द नर्स हैज टू विजिट मोर फ्रीक्वेंटली टू दीस काइंड ऑफ मदर्स बिकॉज ये प्री एक्लेम्पसिया अगर एक्लेम्पसिया में कन्वर्ट हो जाएगा तो मोर्टालिटी मोर्बिडिटी बढ़ जाएगी. फ्रीक्वेंट रेस्ट विथ फुट एलिवेटेड. इनका पोजीशन कैसे रखना है, आपको फुट एलिवेट रखना है. ओके, ताकि पैर में इडीमा ना हो. देन एडर, और पैर में सर्कुलेशन भी बना रहा है. ओके, देन एडहेयर टू थेराप्यूटिक रेजिमेन. यस, थेराप्यूटिक रेजिमेन मतलब कि जो फार्मेक मेजर्स जो दिए हैं, उसको डाइटरी मेजर्स दिए, उस पे स्टिक रहना है. उसके अलावा ओवर द काउंटर चीजें कुछ भी करनी नहीं है. मॉनिटर फॉर हेल्प सिंड्रोम. हेल्प सिंड्रोम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री-एक्लेम्पसिया एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट इज हेल्प सिंड्रोम. तो हेल्प सिंड्रोम आपको याद रखना है. हेल्प सिंड्रोम इज hemolysis, H for hemolysis, E is for elevated liver enzyme and LP is for low platelet. Okay, तो ये तीन कंडीशंस है. एक है hemolysis, दूसरा है elevated liver and तीसरा है low platelet. तो ये आपको याद रखना है, which is one of the common complication of PIH and most important topic to be asked in exam. तो एग्जाम के अंदर बच्चे क्या करते हैं, एक्लेम्पसिया लिख के आ जाते हैं कि एक्लेम्पसिया का कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हेल्प सिंड्रोम, बट एक्लेम्पसिया का कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं है. दैट इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री-एक्लेम्पसिया. सीवियर प्री-एक्लेम्पसिया और अगर एक्लेम्पसिया है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी करवाना है. अगर एक्लेम्पसिया स्टार्ट हो गया, उसको फिट स्टार्ट हो गए, कन्वर्जन स्टार्ट हो गए, तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन करवाना पड़ेगा. मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी आपको देना है. मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी कैसे देना है कि अगर यूरिन आउटपुट पेशेंट का 100 ml से ज्यादा है, देन डीप टेंडन रिफ्लेक्स प्रेजेंट है एंड रेस्पिरेशन रेट 10 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा है, तब आपको मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्टर करनी है. उसके बाद में आपको डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखते रहना है. अगर चेंज हुआ तो
मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो रहा है, एंड मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होने की वजह से आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट जो एंटीडोट है वो भी आपको रेडी रखना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट नीड्स टू बी एडमिनिस्टर वेरी वेरी केयरफुली टू द एक्लेम्प्टिक पेशेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसको एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स वगैरह प्रिस्क्राइब कर सकते हो, बट द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन एक्लेम्शिया इज मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्लेम्शिया इज मैग्नीशियम सल्फेट, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ड्रग ऑफ चॉइस इन प्री एक्लेम्शिया is labetalol. Okay, labetalol is one of the important drug in preeclampsia. Then sedatives to ensure rest and sleep देना है आपको sedatives, injection morphine is usually given, monitor IO because magnesium sulfate दे रहे हो, यूरिन आउटपुट आपको मेजर करना है। इंड्यूस लेबर LSS जनरली क्या होता है कि फिट्स चालू होते हैं ना तो मदर को कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है, बट अगर कॉन्ट्रैक्शन चालू नहीं हो रहा है गो फॉर सिजेरियन सेक्शन इफ द सिम्टम्स आर अंडर कंट्रोल। यस, दैट आल्सो यू नीड टू कीप इन माइंड। अगर सिम्टम्स अंडर कंट्रोल में नहीं है, एक्लेम्प्टिक है मदर और आपने उसको एनेस्थीसिया दे दिया है तो क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी अरेस्ट में जाएगी। ओके, तो ऐसा सब नहीं करना है। LSCS आपको अंडर कंट्रोल अगर सिम्टम्स है तो ही परफॉर्म करना है, वरना गो फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। Then assess and monitor magnesium toxicity. Okay, deep tendon reflex, that is patellar reflex, depressed urination, respiration, that is 10 breath per minute, urine output less than 30 ml per hour, या तो फिर कोई कोई बुक्स में 10 ml भी दिया है। तो इतना आपको मॉनिटर करना है, और अगर ये सारी चीजें एडिक्वेट है तो ही आपको मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्टर करना है। अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्स जा रहा है उसका, या तो फिर उसका रेस्पिरेटरी रेट डिप्रेस हो रहा है, तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको उसी टाइम स्टॉप करना है। एंड ऑल्सो आपको एंटीडोट रेडी रखना है, दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का एंटीडोट आपको रेडी रखना है, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है वो। Then comes the polyhydramnios. Polyhydramnios is when the Liker ME exceeds more than 2000 ml. तो जब मैं आपको amniotic fluid के बारे में पढ़ा रही थी तभी भी मैंने आपको बताया था कि what is polyhydramnios and what is oligohydramnios. तो polyhydramnios क्या है, जब Liker ME यानी जो हमारा amniotic fluid है वो 2000 ml से बढ़ जाता है। ओके, एंड amniotic fluid index जो है वो more than 20 सेंटीमीटर होता है, so that is called as polyhydramnios. amniotic fluid index कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करके ईच क्वाड्रेंट का मेजर करते हैं, एंड देन उसका टोटल करते हैं। अगर वो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो यू आर कंसिडरिंग दैट एज polyhydramnios. Then congenital fetal malformation such as anencephaly, open spina bifida, hydrops fetalis are associated with polyhydramnios. More commonly seen in multiple gestation, maternal diabetes, cardiac or renal disease. Cardiac renal disease of patient baby, cardiac और renal disease अगर बेबी को है तो polyhydramnios होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। Then findings include edema, मदर के इडिमा हो जाएगा मोस्टली लेग्स में, वेरिकोसाइटिस, वेरिकोस वेन्स देखने मिलेगा, ग्लोबुलर मार्कली एनलार्ज एब्डोमेन। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, शाइनी एब्डोमेन या तो फिर मार्क्ड ग्लोब्यूलर एब्डोमेन, एकदम ग्लोब्यूलर एब्डोमेन होगा, एंड ऑल्सो द स्किन विल बी शाइनी। व्हाई? बिकॉज पूरा का पूरा फैटी लेयर इज स्ट्रेच हो चुका है। ओके, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एमनोटिक फ्लूइड पूरा फैट लेयर एंड स्किन लेयर हैज स्ट्रेच, दैट इज गिविंग द एब्डोमेन एज शाइनी अपीयरेंस। सो यू कैन से दैट एज shiny abdomen and enlarged abdomen. Then fluid thrills over the uterus. Fetal parts and FHR are not hurt easily. तो जब हम लियोपोल्ड्स मैन्योर हमने पढ़ा था, तो लियोपोल्ड्स मैन्योर जब हम परफॉर्म करेंगे तो बेबी का आपको पार्ट्स एडिक्वेटली फील नहीं होंगे। Okay, then chances of preeclampsia, premature rupture of membrane, preterm labor, antepartum hemorrhage, postpartum hemorrhage, cord prolapse, increased operative delivery. Then treatment include rest, salt restricted diet, vigilant monitoring. Indomethacin is to be given during decreasing the amniotic fluid. So the drug of choice in polyhydramnios is indomethacin. Okay, indomethacin is a drug of choice in polyhydramnios in mother, and indomethacin is a drug of choice in pediatrics if the condition is PDA. Patent ductus arteriosus है तो इंडोमिथासिन देना है, और अगर polyhydramnios मदर को है तो इंडोमिथासिन देना है। तो ये दो जगह पे इंडोमिथासिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। पीडीए मैंने आपको जस्ट आपका प्रीवियस चीज रिकॉल करने के लिए बताया। देन ओलिगोहाइड्रोमनियस, ओलिगोहाइड्रोमनियस इज व्हेन द लाइकर एमनी इज डेफिशिएंट दैट इज लेस देन 100 ml। तो 100 ml से कम है अगर, तो आप उसको ओलिगोहाइड्रोमनियस कंसीडर
करोगे। AFI इज लेस देन 5 सेंटीमीटर, तो जो amniotic fluid index है, जो हमारे एब्डोमेन के क्वाड्रेंट्स है, उनका टोटल मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर से कम है। Often associated with amnion nodosum, IUGR, renal agenesis. So renal agenesis also in the baby. Okay, ये conditions के वजह से oligohydramnias हो सकता है। Findings: abdomen full of fetus, less fetal movements, IUGR, intrauterine growth retardation, AFI is less than 5 in ultrasonography. तो यहाँ पे आपको fetal parts बहुत ही prominently दिखेंगे। Why? Because फ्लूइड इतना ज्यादा नहीं है, फ्लूइड इतना ज्यादा नहीं है, एब्डोमेन इतना ज्यादा एक्सपांड नहीं हो रखा है, तो बेबी को मूव होने का चांसेस भी नहीं रहेगा एंड बेबी एडिक्वेटली डेवलप नहीं कर पाएगा, तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होने के चांसेस ज्यादा है। कॉम्प्लिकेशंस: चांस ऑफ फिटल पार्ट एडेशंस, यस, लाइकर एमनी क्या करता है, तो एज अ कुशन इट एक्ट्स, ओके, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, इट एक्ट्स एज अ कुशन, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एज लाइकर एमनी इज नॉट प्रेजेंट, बेबी को इंजरी होने का, एडजेसेंट ऑर्गन्स, मदर के एडजेसेंट बोनी प्रोमिनेंसेस है, उससे बेबी को इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। फीटल पल्मोनरी हाइपरप्लेजिया, देयर विल बी इनसफिशिएंसी ऑफ लंग्स, कॉर्ड कंप्रेशन, द अम्बिलिकल cord will get compressed. Why? Because baby is not getting enough space to move, baby is not getting enough space to grow, तो cord compression हो सकता है, premature rupture of membrane and prolonged labor. So these are some of the complications of oligohydramnias. Then premature rupture of membranes. Premature rupture of membranes include spontaneous rupture of membrane before the onset of labor. So अभी labor का onset नहीं हुआ है but rupture हो चुकी है membranes, तो हम उसको consider करेंगे PROM. Chances of maternal infection if labor does not occur within 24 hours of रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब कि मैटरनल इन्फेक्शंस बढ़ जाएगा अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बाद में भी लेबर स्टार्ट नहीं हुआ, इसीलिए इंड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है लेबर अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है। तो गश ऑफ फ्लूइड अगर आ चुका है बाहर तो दैट मींस द मेम्ब्रेन हैज रप्चर्ड, तो अब लेबर स्टार्ट हो जाना चाहिए, बट अगर लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है तो इंड्यूस करना पड़ेगा लेबर को, ऑगमेंट करना पड़ेगा लेबर को। देन चांस ऑफ प्रोलैप्स्ड कोड, फीटल डिस्ट्रेस एंड असेंडिंग इन्फेक्शंस ऑफ द fetus. So these are some of the complications and treatment. What you can do, you can go for hospitalization, bed rest, amnio infusion can be done with isotonic saline. इससे क्या होगा, आपका adequate amount of amniotic fluid रहेगा, बेबी को adequate amount of moisture provide करेगा। apart from that आप क्या कर सकते हो, steroid therapy provide कर सकते हो। steroid therapy what will do, it will help the fetal lungs to mature, ठीक है। डेक्सामिथाजोन का डोज आपको देना है, डेक्सामिथाजोन अगर आपने दिया तो आप क्या कर सकते हो, प्रोलॉन्ग कर सकते हो ड्यूरेशन को बेबी की डिलीवरी की, और early maturation of the lungs you can promote. So for that you can go for dexamethasone steroidal therapy. Then comes the preterm labor or premature labor. Okay, labor begins after 20th week but before 37 weeks of gestation. तो 20 weeks के बाद में but 37 weeks से पहले अगर लेबर स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको प्रीटर्म लेबर कंसिडर करोगे। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इंक्लूड मल्टीपल अबॉर्शंस, ओके, फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस हो गए हैं, मदर को एब्डोमेन के अंदर कोई सर्जरी परफॉर्म की हुई है, इनकम्पिटेंट सर्विक्स, दैट मींस द सर्विक्स इज नॉट एबल टू डायलेट एडिक्वेटली, okay, the cervix is not able to maintain its elasticity, then multiple pregnancy and urinary tract infection. तो ऐसे सारे कंडीशन की वजह से what will happen, there are chances that the uterine contractions may start prematurely. Then bed rest, sideline position and tocolytic therapy, for example terbutaline and retrodrine you can administer. Also glucocorticoid therapies can be given in case of RDS. It reduces the risk of RDS. क्या करता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी, अभी मैंने आपको बताया, ये लंग्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है। ओके, सो फॉर दैट यू कैन गो फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी, पर्टिकुलरली डेक्सामेथासोन। डिफिकल्ट लेबर और डिस्टोसिया। Now, what is dystocia? So dystocia is difficult labor. Eutosia is normal labor, and dystocia is difficult labor. So contributing factors क्या है? First is mechanical factor, which is caused by contracted pelvis. ठीक है, अगर मदर का pelvis contracted है, then it can occur obstruction in pelvis. There are presence of any obstruction, कोई भी obstruction present है, for example tumor growth हो चुका है, okay, ऐसा कुछ भी problem है, endometriosis हो चुका है, so all these reasons will lead to obstruction. malpresentation है, transverse lie है, तो देर आर चांसेस के वो मैल प्रेजेंटेशन, सो उस टाइम पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, डिस्टोसिया हो सकता है, पोजीशन फीटस का ओपीपी है पोजीशन, ओके, ऐसा कुछ है तो भी डिस्टोसिया हो सकता है। ट्रीटमेंट इन सिजेरियन डिलीवरी।
Then comes the functional factors. So it is caused by faulty uterine contractions. Now here the functions of the uterus is not एडिक्वेट. ओके, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस का जो खुद का फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट करने का, वही प्रॉपरली नहीं हो रहा है. सो दैट इज फंक्शनल कॉज. ऑक्सीटोसिस मे बी गिवन टू ऑगमेंट द लेबर कंसिडरिंग द मैटरनल एंड फीटल कंडीशन. सो ऑगमेंट करने के लिए आप दे सकते हो ऑक्सीटोसिन इफ द लेबर हैज स्टार्टेड. ओके, अगर लेबर स्टार्ट हो चुका है और आप उसको लेबर का फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हो तो आपको ऑगमेंटेशन करना पड़ेगा. अगर लेबर स्टार्ट ही नहीं हुआ है और आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करना चाहते हो तब आपको इंडक्शन करना पड़ेगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन ऑफ लेबर एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर. ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर में ऑलरेडी लेबर स्टार्ट है बट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इतने सफिशिएंट नहीं है, वेयरएज इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट ही नहीं हुए हैं. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन ऑफ लेबर एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर. Okay, so first is precipitate labor. Rapid labor and delivery of a fetus less than 2 hours of duration. So first stage और second stage दोनों का combination होके less than 2 hours हो रहा है. Okay, whereas in primipara mother first stage of labor is itself for 12 hours. Okay, लेकिन यहाँ पे first stage of labor plus second stage of labor is getting combined and the duration is less than 2 hours. And here the chance of perineal lacerations and PPH is more. Then what are the hazards to the baby are anorexia and intracranial hemorrhage. So there are chances that the baby will have intracranial hemorrhage. Then comes the bleeding during first trimester. So in that the first is abortion. Okay. Abortion is what? Interruption in pregnancy in which there is complete or partial expulsion of products of conceptus. यहाँ पे बात conceptus की हुई है, ठीक है. Conceptus can be anything. It can be hydatidiform mole. It can be mummified fetus. ठीक है, तो उसको हम fetus नहीं consider करेंगे, हम उसको क्या consider करेंगे? Conceptus consider करेंगे. So conceptus जो है वो completely remove हो चुका है या पार्शियली बाहर आ चुका है. एक्सपल्शन इज बाहर आना, इन इंटरप्शन मतलब कि ब्रेक हो चुका है प्रेगनेंसी में. मदर को प्रेगनेंसी हुई, मदर ने कंसीव किया एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस दैट प्रेगनेंसी इज नॉट कंटिन्यूड. ठीक है, फर्दर कंटिन्यू नहीं हुई है वो. सो दैट इज कॉल्ड एज एबॉर्शन. इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबॉर्शन है. आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है सर्विक्स कहाँ क्लोज है, सर्विक्स कहाँ पे ओपन है. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ओपन सर्विक्स इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग अबॉर्शन. तो उसके अंदर आपको देखना है कि कहाँ पे क्लोज है, कहाँ पे नहीं है क्लोज, कहाँ पे ओपन है. तो थ्रेटेंड एबॉर्शन के अंदर क्या होता है? सर्विक्स इज क्लोज. यहाँ पे सर्विक्स क्लोज है, ब्लीडिंग होगा, क्रैम्पिंग होगा, बैकएक प्रेजेंट है एंड यहाँ पे रिकवरी पॉसिबल है. ठीक है, रिकवरी इज पॉसिबल इन थ्रेटेंड अबॉर्शन. मतलब ये अगर आपने अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लिया तो यू कैन इजीली मेक द पेशेंट रिकवर. बट इनएविटेबल अबॉर्शन के अंदर सर्विक्स ओपन हो चुका है, मतलब अब तो कंसेप्टस बाहर आएगा ही आएगा. ठीक है, नाउ द कंसेप्टस विल कम आउट. सो यहाँ पे रिवर्सल इज नॉट पॉसिबल, रिकवरी इज नॉट पॉसिबल एंड सर्विक्स डायलेट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्टस आर एक्सपेल्ड. ठीक है, यहाँ पे जो सर्विक्स का प्रोडक्ट है वो एक्सपेल हो रहा है. complete abortion, all products are expelled and cervix is closed. यहाँ पे cervix closed है. तो threatened abortion and complete abortion ये दोनों के अंदर कैसा है? हमारा cervix close है and bleeding is minimal. Now see specific feature of complete abortion, bleeding बहुत कम होगा और conceptus remove हो चुका है, automatically बाहर आ जाएगा और कोई sign of bleeding नहीं देखने मिलेगा. Incomplete abortion, all the products of the conceptus are not fully expelled. ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसेप्टस है वो कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ है. पार्ट ऑफ इट इज रिमूव, पार्ट ऑफ इट इज स्टिल इनसाइड द यूट्रस. Missed abortion, fetus died inside the uterus but not explained. Client must be mentioned for disseminated intravascular coagulation. तो इसके लिए आपको पहले तो असेस करना है एंड देन यूट्रस के अंदर ही है fetus. ठीक है, the fetus is present inside the uterus and it is dead. The fetus is already dead or the conceptus is already dead and now the removal of the conceptus is not possible. तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? सेप्टिक अबॉर्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है. ट्रीटमेंट, कंप्लीट बेड रेस्ट,
अगर पहले हिस्ट्री है मदर को एबॉर्शन की, तो आपको सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर मदर को बहुत ही ज्यादा क्रूशियली मॉनिटर करना है। बेड रेस्ट मदर को कंपलसरी प्रोवाइड करना है। वाइटल साइंस यू नीड टू असेस, देन टोटल ब्लड काउंट, देन ग्रुपिंग आल्सो यू नीड टू डू, आरएच फैक्टराइजेशन, क्रॉस मैचिंग, ये सब जो बेसिक टेस्ट है ये तो आपको करना ही है। एलिविएट द फीवर, फियर एंड एंजाइटी, व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी मदर को पहले अबॉर्शन का हिस्ट्री है। अगेन इफ द मदर इज टेकिंग स्ट्रेस, दैट विल लीड टू that will affect the nutritional status of her, psychological condition of hers, and that is ultimately going to affect the baby. So that things needs to be avoided, and that is why proper counseling and adequate support needs to be given to the mother. Then monitor for bleeding, assess BP, and monitor for shock. So for this you need to assess the BP, very important, आपको BP measure करना है. Why? Because you have to see the साइंस ऑफ शॉक. अगर शॉक अगर आ गया है मदर को, हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है या सेप्टिक शॉक हो रहा है, सो फॉर दैट यू नीड टू मॉनिटर द ब्लड प्रेशर लेवल, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल. व्हाई? बिकॉज ब्लीडिंग हो रहा है मदर को. ओके, सो फॉर दैट यू नीड टू मॉनिटर द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल एज वेल. Then comes the vomiting in pregnancy, that is hyperemesis gravidarum. अगर तो vomiting normal है तो it is not an issue. There is no issue if the vomiting is normal, because nausea and vomiting, that is called as morning sickness, ये normal है, ठीक है, होता है ये. But if it is getting severe, बहुत ही ज्यादा हो रहा है, with the characteristic feature of weight loss, weight loss का feature है मदर को, okay, and there is a excessive vomiting present, fluid loss है मदर को, dehydration जैसी चीजें भी present है, तो देयर आर चांसेस के उसको, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम, हम उसको कंसिडर करेंगे. और दिस क्यों होता है ये? दिस इज बिकॉज ऑफ एलिवेशन ऑफ HCG लेवल. तो HCG लेवल कौन से कंडीशन के अंदर एलिवेट हो सकता है? तो ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर एलिवेट हो सकता है, जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिसीज के अंदर एलिवेट हो सकता है. ओके, तो ऐसे कंडीशन के अंदर हार्मोनल लेवल एलिवेट होता है. कभी कभी बिकॉज ऑफ हार्मोनल प्रॉब्लम्स ऑफ द मदर भी एलिवेट हो जाता है. ओके, सो ऐसे कंडीशंस के अंदर हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम मदर को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. दिस इज लीडिंग टू एंडेंजरिंग ऑफ द लाइफ ऑफ मदर एंड बेबी. ठीक है, मदर एंड बेबी दोनों की लाइफ को थ्रेटन है. So that is hyperemesis gravidarum. Vomiting is common, but excessive vomiting is harmful. Complication of hyperemesis gravidarum is Wernicke's encephalopathy due to thiamine deficiency, stress ulcers, and Korsakoff psychosis. This can be done. This is also called as Mallory-Weirs tears. ठीक है, ये सारी चीजें देखने मिलती है. And also there is one of the most common complications of hyperemesis gravidarum is Mallory-Weirs tear. That means there will be tear in the esophagus. There will be tear in the esophagus or excoriation of esophageal skin. Why? Because of excessive vomiting. Okay, so that is called as Mallory-Weirs tears. Then treatment, hospitalization and fluid replacement is very necessary. Antiemetic drugs needs to be given, vitamin supplements needs to be administered. Why? Because Wernicke's encephalopathy हो रहा है, आपको B complex मदर को देना पड़ेगा. Balanced bland diet, high carbohydrate diets, dry crackers are better tolerated. तो मदर को before the mother gets out of the bed, मदर को crackers खाने. ओके, बेड से बाहर निकलने से पहले थोड़ा बहुत क्रैकर्स खा के उठना है. सो दैट व्हाट विल हैपन, इट विल रिड्यूस द चांस ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम. प्लस प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग नहीं करवानी है मदर को, क्योंकि अगर बिकॉज नाइट और मॉर्निंग का ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाता है ना, सो फास्टिंग के वजह से भी जो हमारा CTZ सेंटर्स है वो क्या हो सकते हैं, एलिवेट हो सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट कैन हैपन, वॉमिटिंग कैन बी अकर. सो दैट ऑल्सो यू नीड टू मेक श्योर दैट एक्सेसिव फास्टिंग का लेवल तो नहीं है, हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होना चाहिए मदर को. तो ये सारी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वॉमिटिंग इन द प्रेगनेंसी. Then comes the RH incompatibility. So RH incompatibility में क्या है? It is a condition which develops when there is a difference in RH blood type between mother, if the mother is RH negative and the fetus inside the mother is RH positive. Okay, so RH negative mother and fetus is RH positive. Now what is happening? The woman's immune system reacts to the producing antibodies that can cause sensitization. तो first pregnancy में तो as such कोई problem नहीं आएगा, लेकिन second pregnancy में क्या होगा कि जो anti-D antibodies यानी जो हमारा D गामा ग्लोबुलिन है
ओके वो जो हमारा जो RH वाला जो टाइपिंग हम करते हैं, ओके AB और ABO ब्लड ग्रुप देखते हैं, और एक और हम टाइपिंग करते हैं क्रॉस मैचिंग के अंदर, दैट इज RH टाइपिंग। तो जो हमारा डी ग्लोबुलिन है उसके अगेंस्ट मदर की बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगी, एंड दे विल कंसिडर दैट एज फॉरेन मटेरियल। तो अब जब दूसरा बेबी मदर विल कंसीव एंड दैट बेबी इज RH पॉजिटिव, अगर तो RH नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तो वो RH पॉजिटिव हो गया है तो दैट एंटीबॉडीज इज गोइंग टू क्रॉस द प्लासेंटा एंड दैट विल रिएक्ट टू द baby's body and the baby will develop hydrops fetalis or the baby can die. Okay, so ये conditions mother को सॉरी बेबी को हो सकती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी अकर, ओके दिस कैन आल्सो अकर इन विच देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज ऑफ द बेबी। ठीक है, बेबी का फीटस का आरबीसीज दे आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। सो इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लासेंटा एंड डिस्ट्रॉय फीटल एरिथ्रोसाइट्स, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। सिम्टम्स हीमोलाइसिस जॉन्डिस, अगर माइल्ड केस है तो ये हो सकता है। सीवियर केस हाइड्रोप्स फेटालिस कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ओके असाइटिस, ये पेशेंट को हो सकता है। देन सीवियर एनीमिया, फीटल हार्ट फेलियर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कर्निकटरस बिकॉज ऑफ हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस की वजह से क्या होगा, जॉन्डिस होगा, जॉन्डिस की वजह से अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा हो गया तो दैट विल क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर उसने क्रॉस किया तो इट विल गेट एंड डेवलप इनटू कर्निकटरस। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, तो आरएचओग्राम करना है, इसका आरएच टाइपिंग करना इंपॉर्टेंट है। देन एंटीडोज आपको सॉरी एंटीडी इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना है 72 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी इफ द बेबी इज आरएच पॉजिटिव। तो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन नीड्स टू बी एडमिनिस्टर एंड इमीडिएट कॉर्ड लाइगेशन नीड्स टू बी डन, व्हाई बिकॉज ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए। मदर और बेबी का अगर मिक्स हो गया तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। सो ये आपको कॉर्ड केयर, यहाँ पे कॉर्ड लाइगेशन इज वेरी मच नेसेसरी। Then ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy is the one in which the implantation occurs outside the uterus. तो implantation का साइट कौन सा है, यूट्रस। फर्टिलाइजेशन का साइट कौन सा है, फैलोपियन ट्यूब। याद रखना है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होता है, इम्प्लांटेशन इज ऑलवेज यूट्रस। तो यहाँ पे बात इम्प्लांटेशन की हुई है, ओके दैट थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज इम्प्लांटेशन नॉट फर्टिलाइजेशन। तो इम्प्लांटेशन तो यूट्रस में ही होगा, ओके तो यूट्रस के अलावा अगर कोई पार्ट में इम्प्लांटेशन हो गया है सो दैट इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज फैलोपियन ट्यूब। ओके फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी एम्प्यूला मोस्ट कॉमन साइट है, ओके जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है वहीं पे इम्प्लांटेशन हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विक्स में जा सकता है, वो ओवरीज में हो सकता है, या तो फिर एब्डोमेन में। इसको भी फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी या सेकेंडरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर एब्डोमेन पे हुआ है तो। Then early sign and symptoms are usually concealed. Spotting में अगर if missed periods, amenorrhea तो रहेगा, sharp right or left lower abdominal pain radiating to shoulder, concealed bleeding from site of rupture leads to sudden shock. Now there will be bleeding तो होगा, but that bleeding is getting accumulated. Okay, जैसे कि हमारा ये यूट्रस है, यहाँ से सपोज ब्लीडिंग हो रहा है, बट दिस ब्लीडिंग इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इधर, ठीक है इतने पूरे पार्ट में ब्लीडिंग एक्यूमुलेट हो रहा है, तो हमको दिख भी नहीं रहा है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस, बिकॉज यहाँ पे साइन ऑफ शॉक इज मोर कॉमन और ये डायग्नोस ही नहीं होता है। ओके तो ये ब्लीडिंग यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा, ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, मदर कैन नॉट फाइंड इट एंड देन सडनली सिम्टम आएगा, वो होगा शॉक का। अब कंडीशन इरिवर्सिबल हो चुकी है, ठीक है तो ये चीज बहुत डेंजरस है, कंसील्ड ब्लीडिंग। Then diagnosis is confirmed by USG और कल्डोसिंथेसिस। ओके amniotic fluid pouch of Douglas में से निकालते हैं, उसको हम कल्डोसिंथेसिस बोलते हैं, एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड। ओके सर्जिकल रिपेयर और रिमूवल ऑफ रप्चर्ड ट्यूब इज अंडरटेकन। अगर ट्यूब रप्चर और ट्यूबल प्रेगनेंसी है अगर उसको, ठीक है ट्यूबल मतलब फैलोपियन ट्यूब, तो उसके अंदर कहीं पे अगर प्रेग्नेंट उसको अगर टीयर है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रप्चर को रिपेयर करना पड़ेगा। देन next topic is vesicular mole or hydatidiform mole, an abnormal pregnancy in which there is benign growth of chorion. तो chorion and amnion के बारे में हम प्लासेंटा के टाइम पे पढ़ चुके हैं, yes and now we are seeing an abnormality of that is excessive growth of chorion which is benign. okay gestational trophoblastic disease उसका एक टाइप है hydatidiform mole जिसके अंदर chorion का लेवल बढ़ जाता है, okay chorion का ग्रोथ बढ़ जाता है, that is benign in nature. Spontaneous expulsion occurs between 16th and 18th week of pregnancy. Findings
sorry, uterus is unduly large for a period of gestation. Yes, the uterus is sorry, the uterus is unduly large, like you will feel that either it may be twin pregnancy or it may be polyhydramnios. So uterus is excessively large in hydatidiform mole. Fetal parts are non palpable, ये हमारा polyhydramnios में भी होता है. Symptoms of PIS develop, ठीक है, pregnancy induced hypertension हो सकता है. Characteristics bleeding, that means white current in red current juice. Okay, so spotty bleeding देखने मिलेगा. Then sonography finding इसका बहुत ही ज्यादा important है. सोनोग्राफी के अंदर इसका होता है स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर डिसीज के लिए. हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल के लिए स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल का. हायर एचसीजी लेवल्स आल्सो हायर, मैंने बताया था हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के अंदर एचसीजी का लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है. एंड एक्सपल्शंस ऑफ वेसिकल्स पर वजाइना, तो ग्रेप लाइक अपीयरेंस देखने मिलेगा वजाइना से बाहर निकलता. ओके, ग्रेप लाइक एक्सपल्शंस आर सीन. पर वजाइना वेसिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, ग्रेप लाइक. देन चांस ऑफ यूट्राइन परफोरेशन, हेमरेज एंड इन्फेक्शन, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे. ट्रीटमेंट क्या है? इफ स्पॉन्टेनियस इवैक्यूएशन डज नॉट अकर, मतलब अगर इवैक्यूएशन हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर तो नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन या तो फिर डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज. ठीक है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करना है. हिस्टेक्टोमी कैन आल्सो बी परफॉर्म इन केस इफ इट इज सीवियर. कंटिन्यूड फॉलो अप ऑफ एचसीजी नीड्स टू बी डन फॉर 1 ईयर टू रूल आउट कोरियोकार्सिनोमा. तो कोरियोकार्सिनोमा ना हो उसके लिए आपको 1 ईयर तक एवरी 3 months for first 6 months and then every 6 months for the next year आपको क्या करना है, HCG लेवल का फॉलो अप लेना है. अपार्ट फ्रॉम दैट क्या बोलना है मदर को, एटलीस्ट 6 months तक नेक्स्ट टाइम कंसीव नहीं करना है. ठीक है, 6 months तक तो मदर को कंसीव नेक्स्ट प्रेगनेंसी करनी ही नहीं है. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नीड टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द मदर. फैमिली प्लानिंग मेथड्स नीड्स टू बी फॉलोड फॉर एटलीस्ट 1 year. 1 year मैंने 6 months बोला, यहाँ पे 1 year लिखा, दैट डिपेंड्स बुक टू बुक में वेरी है. Then antepartum hemorrhage, very important topic, very important topic, antepartum hemorrhage. Bleeding from or into the genital tract after 28th week of pregnancy and before the birth of baby is called as antepartum hemorrhage. That means before the birth of baby, and यहाँ पे इसका ड्यूरेशन कितना है, 28 week of pregnancy. ओके, एबॉर्शन का ड्यूरेशन कितना होता है, लेस देन 20 weeks. कंफ्यूज नहीं होना है एबॉर्शन और एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर. ओके, एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर 28 वीक्स आ रहा है, आफ्टर 28 वीक्स मतलब 28 वीक्स के बाद, और एबॉर्शन के अंदर 20 वीक्स से पहले. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज बिफोर, 28 वीक्स से बाद में, एंड बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले, 28 से बाद में. इसको हम इस पीरियड के बीच में जो भी ब्लीडिंग होगी उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एंटीपार्टम हेमरेज कंसिडर करेंगे. उसके अंदर द फर्स्ट इज प्लासेंटा प्रीविया. दो टाइप्स है, प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा अब्रुप्शियो. प्लासेंटा प्रीविया इज इम्प्लांटेड व्हेन द प्लासेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट. तो अपर यूट्राइन सेगमेंट पे प्रेजेंट होने के जगह अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे प्लासेंटा प्रीविया प्रेजेंट है तो आप प्लासेंटा प्रेजेंट है तो आप उसको प्लासेंटा प्रीविया कंसिडर करोगे. तो जैसे मैंने बताया था कि सीजेरियन सेक्शन के अंदर क्लासिकल सीजेरियन सेक्शन कब कर सकते हैं हम, तो क्लासिकल सीजेरियन सेक्शन ये कंडीशन में कर सकते हैं जब प्लासेंटा प्रीविया कंप्लीट लोअर यूट्राइन सेगमेंट और सर्वाइकल उसको उसने कवर कर दिया है, तब आपको अपर यूट्राइन सेगमेंट को इंसिशन रख के ही बेबी को बाहर निकालना पड़ेगा. So in that case you can go for classical cesarean section. Then types include lateral, in that major part of placenta is in upper segment and only a small portion is in the lower segment. तो lateral के अंदर simple है कि majority part तो upper segment में ही है but some of the part of it is present in the lower segment. Then marginal, तो मार्जिनल के अंदर द प्लासेंटल एज इज रीचिंग अपॉन मार्जिन ऑफ इंटरनल ओस. तो इंटरनल ओस के मार्जिन पे पहुंच चुका है, अभी तक कवर नहीं किया है उसको. इनकम्प्लीट के अंदर कवर करेगा जब डायलेट है सर्विक्स 5 सेंटीमीटर, पार्शियल डायलेशन है और प्लासेंटा कवर कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट. कंप्लीट के अंदर फुल सर्वाइकल ओस को प्लासेंटा कवर कर लेगा.
ओके, फुल्ली कवर है, ये आपका इंटरनल ओस है, सॉरी, ठीक है, इंटरनल ओस है। अगर तो ये पार्शियली प्रेजेंट है तो इनकम्प्लीट, और अगर ये इंटरनल ओस फुली डायलेट होके ये कंप्लीट उसको कवर कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया। फाइंडिंग्स क्या है? पेनलेस ब्लीडिंग इन द लेटरल पार्ट ऑफ, द ओनली सिम्टम ऑफ एपीएच इज ब्लीडिंग, ठीक है, इसके अलावा कोई सिम्टम ही नहीं है। ब्लीडिंग के एसोसिएटेड एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं, बट ब्लीडिंग इज द ओनली सिम्टम। ट्रीटमेंट, कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, रिप्लेस ब्लड लॉस, मॉनिटर एफएचआर, प्रिपेयर फॉर डिलीवरी। तो यहाँ पे परवाजाइनल एग्जामिनेशन इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नहीं करना है परवाजाइनल एग्जामिनेशन। ओके, अगर कर भी रहे तो ऑपरेशन रूम के अंदर या तो फिर लेबर टेबल के ऊपर एप्रोप्रिएट मेजर्स के साथ में आपको परवाजाइनल एग्जामिनेशन यहाँ पे परफॉर्म करना रहेगा। देन एब्रुप्शियो प्लासेंटा, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एब्रुप्शियो प्लासेंटा के अंदर क्या है? प्लासेंटा प्रीविया, एब्रुप्शियो प्लासेंटा में क्या डिफरेंस है? प्लासेंटा प्रीविया के अंदर उसका लोकेशन गलत है, यहाँ पे इसका लोकेशन तो सही है बट वो अपने लोकेशन से पील ऑफ हो चुका है, निकल चुका है वहां से, सो दैट इज कॉल्ड एज एब्रुप्शियो प्लासेंटा। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लासेंटा, प्लासेंटा इज नॉर्मली सिचुएटेड, ठीक है, एब्रुप्शियो प्लासेंटा में देयर वाज सॉरी, प्लासेंटा प्रीविया में देयर वाज एबनॉर्मल position of the placenta. Here the position of placenta is normal, but there is premature separation. मतलब वो उसके यूट्राइन का जो अपर सेगमेंट पे जो अटैच है वो वहां से क्या कर चुका है? पील ऑफ हो चुका है, ठीक है, ये प्लासेंटा यहाँ से निकल गया। नॉर्मली कैसा होता है ये? ठीक है, ये नॉर्मली प्लासेंटा है पूरा एडहेयर होके, यहाँ पे प्लासेंटा पील ऑफ हो चुका है, so that is called as abruptio placenta. Types include concealed, revealed and mixed. Concealed के अंदर blood clot हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ब्लड जमा हो जाएगा, दैट इज कंसील्ड। रिवील के अंदर ब्लड नीचे परकोलेट होगा तो हमें देखने मिल जाएगा, दैट इज रिवील्ड। एंड मिक्स के अंदर पार्ट ऑफ इट इज रिवीलिंग एंड पार्ट ऑफ इट इज कंसील्ड, सो दैट इज द 3 डिफरेंट टाइप्स। कंसील्ड बहुत डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग भी है। फाइंडिंग्स, डार्क ब्लड may or may not evident with partially detached placenta, so the blood will be darkish brown in color. Moderate to severe abdominal pain, persistent uterine contraction, normal to broad like abdomen, frequently, हाँ, और आपको एक और चीज याद रखनी है, एब्रुप्शियो प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया के अंदर डिफरेंस क्या है? तो प्लासेंटा प्रीविया के अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट होगा ना वो हाई होगा, वाई? बिकॉज प्लासेंटा जो है वो लोअर सेगमेंट पे लगा है, तो लोअर सेगमेंट के ऊपर वो अटैच है, इस वजह से जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो आपको कैसे दिखने मिलेगा? थोड़ा सा हाई देखने मिलेगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई सिम्टम नहीं होगा, रादर यहाँ पे जो एब्डोमेन होगा वो थोड़ा ब्रॉड होगा, दैट इज द डिफरेंस। प्लासेंटा प्रीविया में इलोंगेटेड होगा और यहाँ पे ब्रॉड होगा। Then frequently associated with PIH, pregnancy induced hypertension present है यहाँ पे, predisposes mother to DIS and hypofibrinogenemia. Why? Because blood clot is there, abnormal blood clotting, abnormal bleeding is there, so that is why DIC and hypofibrinogenemia can be seen. Then treatment, replace the blood loss, emergency cesarean section needs to be performed, fetal distress needs to be कवर्ड, ओके, fetal distress को हमको इसको क्योर करना है, ट्रीट करना है, एंड देन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू बोथ मदर एज वेल एज बेबी, क्योंकि ब्लड लॉस मदर को भी हुआ है, हाइपोक्सिया होने का चांसेस मदर को भी ज्यादा है, तो आपको एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन थेरेपी। Coming to the puerperial sepsis. So puerperial sepsis or pyrexia is called when the oral temperature is 38 degrees Celsius or 100.2 degree Fahrenheit twice a day, that is not 380, that is 38 degrees Celsius or 100.2 degree Fahrenheit twice in a day, first 10 days, in first 10 days, मतलब डिलीवरी होने के 10 दिन के अंदर ये हो रहा है, and reason may be uterine, breast or urinary infection or thrombophlebitis. So these are some of the reasons through which the fever may be present. Sepsis, genital tract infection after delivery to 42 days, presence of 2 or more features like pelvic pain, 38.5 degree temperature, subinvolution, vaginal discharge. So these are specific signs of puerperial sepsis. puerperial pyrexia में सिर्फ टेम्परेचर होगा, सेप्सिस के अंदर क्या होगा? एक तो जीटीआई है, जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन देखने मिल रहा है, प्लस और 2 फीचर्स है जैसे कि पेल्विक पेन हो रहा है उसको, एंड देयर विल बी सबइन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, और देयर विल बी कोपियस वजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग कोपियस वजाइनल डिस्चार्ज अगर देखने मिल रहा है, सो देयर आर चांसेस के मदर को puerperial sepsis हो सकता है। देन
मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज डायरेक्ट स्प्रेड इज एंडोजेनस और एक्सोजेनस। एंडोजेनस मतलब के बॉडी के थ्रू ही अगर पास हो रहा है, एंड एक्सोजेनस मतलब एक्सटर्नल मीडिया के थ्रू पास हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेनली स्ट्रेप्टोकोकस एंड एंडोमेट्राइटिस मेन मैनिफेस्टेशन, एंड सेप्सिस में भी इंट्रापार्टम और एक्स्ट्रापार्टम। तो सेप्सिस के अंदर हाँ अगर अनहाइजीनिक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई है, फ्रीक्वेंट परवजन एग्जामिनेशन हो रहा है, एक्स्ट्रापार्टम यानी कि उसका जब डिलीवरी हुई है तब उसको पेरिनियल केयर नहीं दिया गया है, तो ऐसे सारे कंडीशंस के अंदर परपेरियल सेप्सिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Risk factors include patient-related hygiene. Hygiene you needs to maintain. If it is not maintained adequately, puerperial sepsis होने के chances ज़्यादा है. Anemia, malnutrition, delivery-related examination, prolonged obstructed labor, instrument, healthcare, untrained staff, monitoring, then PNC, antibodies. So frequent vaginal examination perform कर रहे हो आप, अगर untrained staff है, they are not maintaining aseptic techniques, and then जो instruments है, they are also stability वहाँ पे maintain नहीं हुए, तो these all things can lead to puerperial sepsis. Prevention can be done by antenatal care. If hemoglobin is 11 grams percentage, then you need to maintain the hemoglobin level. उसको minimum level पे लाना पड़ेगा आपको. Then local infections को आपको adequate antibiotics से treat करना है ताकि वो spread ना हो जाए. Okay, intranatal care needs to be performed. Aseptic technique maintain करना है, perineal hygiene maintain करना है, frequent pervaginal examination नहीं करना है. Okay, then postnatal care के अंदर clean padding needs to be done. Yes, dressing needs to be very clean and very sterile. Complete dressing होनी चाहिए, कहीं से भी oozing नहीं होना चाहिए. अगर oozing है तो उसको तुरंत notify करके change करना है, and early detection of the infection. So these are your steps through which you can prevent the puerperial sepsis. Then comes one of the important topics, that is postpartum hemorrhage. So postpartum hemorrhage is after vaginal delivery 500 ml blood अगर loss हुआ है, 500 ml से ज्यादा, सिजेरियन सेक्शन में 1000 ml से ज्यादा, एंड टेकिकार्डिया ऑल्सो ये क्या बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी की है अगर तो 1500 ml से ज्यादा अगर ब्लड लॉस हुआ है विद द सिम्टम्स ऑफ टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन will cause significant morbidity, bleeding from or in utero genital tract. ऐसे सिम्टम्स देखने मिल रहे हैं तो आप उसको क्या कंसिडर करोगे, पीपीएच कंसिडर करोगे. Okay, for more declaration of PPH, there are some requirements like blood loss exceeding 500 ml. Second one, this loss occur after placental delivery. Next is classification. So classification is also important. Basically दो टाइप का classification है, primary postpartum hemorrhage, secondary postpartum hemorrhage. Primary postpartum hemorrhage जो है वो within 24 hours of delivery होता है. Okay, and secondary postpartum hemorrhage वो है after 24 hours of delivery. Primary postpartum hemorrhage जो है वो further दो condition में divide हुआ है. That is true postpartum hemorrhage and third stage postpartum hemorrhage. ठीक है, तो सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज मैंने बताया आपको 8 to 14 डेज मतलब आफ्टर 24 आवर्स. प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर अगेन दो टाइप, ये भी मैं बता चुकी, थर्ड स्टेज पोस्टपार्टम हेमरेज एंड ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज. थर्ड स्टेज पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर क्या हो रहा है, व्हेन द ब्लड लॉस अकर विद इन 24 आवर्स बट प्रायर टू द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, मतलब कि इन द थर्ड स्टेज, ड्यूरिंग थर्ड स्टेज इफ द ब्लीडिंग इज सीन, दैट इज कॉल्ड एज थर्ड स्टेज पोस्टपार्टम हेमरेज. एंड ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब आपने प्लेसेंटा डिलीवर कर दिया है, आपने सुचरिंग कर दी है, सब कुछ हो गया, उसके बाद में भी आप अगर एग्जामिन कर रहे हो, ड्रेसिंग देख रहे हो, तो बार बार ब्लड से सॉइल हो रहा है, सो दैट इज ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज. etiology क्या है इसकी, etiology of different aspect according to varieties. In third stage basic cause involved is placental involvement. ठीक है, प्लेसेंटल इन्वॉल्वमेंट रहता है, प्रीमेच्योर सेपरेट हो गया है, या तो फिर कॉन्ट्रैक्शन एडिक्वेट नहीं हुआ है और प्लेसेंटा को पुल आउट करने का अटेम्प्ट किया है, या तो फिर प्लेसेंटा का फ्रेगमेंट्स रह चुके हैं अंदर, या तो फिर प्लेसेंटा जो है वो इनक्रेटा या परक्रेटा है, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा है. सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज कब हो सकता है, इन केस यूट्राइन का सब इन्वॉल्यूशन है, यूट्रस का टोन अगर नहीं एडिक्वेटली मेंटेन हुआ है तो ट्रू सेकेंडरी पोस्टपार्टम होने के चांसेस ज्यादा है, सुचर्स हील नहीं हुए हैं तो होने के चांसेस ज्यादा है. Okay, in majority of varieties called as true condition, the basic cause is uterine atonicity or the popular etiology known as 4T condition. ठीक है, तो टोन, ट्रोमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बोसिस, ये चार कंडीशन है जिसको हम 4T ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज आता है कभी कभी एग्जाम में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द T ऑफ
पोस्टपार्टम हेमरेज, तो उसके अंदर टी से ये चारों के अलावा कोई सा एक दे देंगे, आपको वो टिक करना है। तो ये 4 टी आपको याद रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रॉमा, टिश्यू, थ्रोम्बोसिस एंड टोन। तो ट्रॉमा कहाँ पे हो सकता है, तो कोई भी वजाइनल लेसरेशन हुआ है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कहीं पे लेसरेशन आ गया है, ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी सर्वाइकल लेसरेशन हुआ है तो ब्लीडिंग हो सकता है। टिश्यू, that means placenta का टिश्यू अंदर रह चुका है, written bits of placenta is there in the uterus, okay, that can lead to bleeding. Thrombosis, that means there will be poor clot formation, that can lead to bleeding. Then tone, if the uterine tone is not achieved, tonicity हो रही है अगर, so that can also lead to postpartum hemorrhage. So for that you need to go for bimanual uterine compression or massaging the uterus. Management, third stage management can be done. First of all, you need to see the placental side bleeding. Okay, for that, massaging the uterus to make it hard, very crucial step. Massage the uterus. Methergine needs to be administered to stop immediate hemorrhage. Dextrose drip needs to be administered for maintaining fluid balance. Catheterization can be done. Morphine sedation can be given in case pain is there because frequent uterine contraction है. Okay, so आपको morphine देना है. Then by these steps, either placenta separate itself, otherwise we have to go for CCT or manual removal of placenta. तो ऐसा कोई आपको टेक्निक परफॉर्म करके placenta को रिमूव करना है. ट्रू पास्टपार्टम हेमरेज को क्या करना है, पहले तो मसाजिंग देना है, फिर मिथर्जिन, फिर डेक्स्ट्रो जो हमने पहले किया था वैसे ही वापस करना है. उसके अलावा ऑक्सीटोसिन चढ़ाना है आपको. ओके, ऑक्सीटोसिन यू नीड टू गिव 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट using a first line drug of PPH. First line drug of PPH is oxytocin, not methergine. First line drug of PPH is oxytocin and not methergine. Please make sure this thing and don't confuse and don't give incorrect answer if it is asked in exam. Still atonic, then use of misoprostol or prostaglandin F2 as a second line drug. So second line drug कौन सी है आपकी, misoprostol और prostaglandin F2 alpha. Atonic, अगर अभी भी atonic है तो बायमैनुअल कंप्रेशन करना है आपको. ओके, अगर स्टिल एटोनिक है तो टेम्पोनेट पुट करना है, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो गो फॉर हिस्टेक्टोमी. ओके, लाइगेशन ऑफ आर्टरीज कैन बी डन. आर्टरीज लाइगेट कर दोगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी. तो दिस यू कैन डू इफ द यूट्रस इज एनी हाउ नॉट रिगेनिंग इट्स प्रॉपर टोन. सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, अगर 24 आवर्स से ज्यादा अगर उसके बाद में अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है तो हम उसको सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं. 8 to 14 डेज के अंदर होता है. नाउ द कॉजेस में बी रिटन बिट्स ऑफ प्लासेंटा, इन्फेक्शन हुआ है, अगर सिजेरियन सेक्शन का सुचरिंग हील नहीं हुआ है और अंदर कोई सुचर टूट गया है तो चांसेस है कि ब्लीडिंग हो. लेसरेशंस प्रेजेंट है, हाँ, अगर पॉलिप्स प्रेजेंट है, okay, laceration is there, suppression and estrogen, because of excessive estrogen level भी क्या होगा, uterus will get frequently contracted and because of that what will happen, the surgical scar is going to not heal properly, so that can also lead to chances of bleeding. Then withdrawal assessed by ultrasound, detect bright red bleed, pyrexia and anemia. So this you can first of all you need to see the pattern, you need to see the characteristics of blood. ठीक है, bright red blood है अगर, okay, so that means that placenta is retained inside the mother's uterus, तो उसको आपको remove करना पड़ेगा anyhow by ovums forceps. Then manage via supportive resuscitative blood transfusion. Prostaglandin can be given. Syntocinon दे दो या तो फिर prostaglandin दे दो. Explore uterus by curettage. Continue bleeding. If the bleeding is continued, go for hysterectomy. Okay, then comes MTP. So MTP is maternal termination of pregnancy. First came in 1973, revised in 1975. याद रखना है ये. Life, अब ये MTP कब परफॉर्म करना है? So MTP is what? It is a type of abortion. Okay, it is a type of abortion which is legal. Okay, legal abortion है ये. नाउ किस कंडीशंस में आप मदर को एमटीपी के लिए एडवाइस कर सकते हो? सो फर्स्ट इज लाइफ रिस्क टू मदर एंड फिटस. मदर को कोई प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू करेगी तो या तो मदर की लाइफ को देयर इज अ प्रॉब्लम और देयर इज अ प्रॉब्लम टू द फिटस की लाइफ. ये दोनों में से कोई एक कंडीशन है. इफ देयर इज अ रेप विक्टिम, ठीक है, रेप के वजह से अगर प्रेगनेंसी हुई है तो ऑल्सो यू नीड टू अबॉर्ट इट. ओके, देन कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर. सो दीज आर सम ऑफ द causes through under which you can advise mother to go for MTP. Then requirements. What is the requirement for a healthcare workers to perform MTP? तो उसके अंदर जो MTP करने वाला जो पर्सन है उसको मिनिमम 25 MTP असिस्ट करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए.
ओके 25 एमटीपी उसने असिस्ट करना होना चाहिए। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के अंदर डिग्री होनी चाहिए या तो फिर डिप्लोमा होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये 1975 के रूल के अकॉर्डिंग आया है। 1973 के अकॉर्डिंग रूल्स अलग थे, ठीक है। जब रूल्स रिवाइज हुए तो इसको कितना 25 एमटीपी इसने असिस्ट करा होना चाहिए। दूसरा, इसको ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के अंदर या तो फिर डिप्लोमा या तो फिर डिग्री या तो फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट 6 मंथ्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस इसको होना चाहिए। ओके, तो दिस आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर परफॉर्मिंग एमटीपी। अपार्ट फ्रॉम दैट इट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड ओनली इन हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर ही इसको परफॉर्म करना है, किसी के घर में या किसी की सोसाइटी में जाके इसको परफॉर्म नहीं करना है। देन विमेन का कंसर्न लेना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर माइनर है तो उसके पेरेंट्स का कंसर्न चाहिए, तो विदाउट कंसर्न यू कैन नॉट गो फॉर एमटीपी एक्ट। देन परमिटेड अप टू 20 वीक्स, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर प्रेगनेंसी 20 वीक्स से कम है तो ही आप क्या कर सकते हो, एमटीपी परफॉर्म कर सकते हो। अगर 20 वीक से ज्यादा हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी करवानी पड़ेगी। ओके, डिलीवरी कंसेप्टर्स की आपको करवानी पड़ेगी। सो एमटीपी का ड्यूरेशन कितना है, 20 वीक्स का। देन कम्स द टर्मिनेशन मेथड। तो टर्मिनेशन मेथड के अंदर आएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मेडिकल मेजर्स एंड सर्जिकल मेजर्स। मेडिकल मेजर्स मिफेप्रोस्टोल, मिसोप्रोस्टोल एंड मिथोट्रेक्सेट, ये तीनों हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सर्जिकल मेजर के अंदर डीएनई, दैट इज डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, सक्शन इवैक्यूएशन एंड वैक्यूम एस्पिरेशन। दिस थिंग्स कैन बी डन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, लेस देन 12 वीक्स। Then second trimester, medical measures, prostaglandin analogs can be given, PGE, PGF, F2 alpha, ये आप दे सकते हो। Oxytocin can be administered. सर्जिकल प्रोसीजर डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। ऊपर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन किया था, सेकेंड ट्राइमेस्टर में यू कैन गो फॉर डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। हाइपरटोनिक सलाइन इंस्टॉलेशन, दिस यू कैन डू इन ऑर्डर टू इन्फ्लेट द यूट्रस एंड देन लीड द कंसेप्टर्स आउट। ऑफ फ्लो बढ़ा के थ्रू फ्लो यू कैन लेट द कंसेप्टर्स आउट ऑफ द मदर्स यूट्रस। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग विल लीड टू एनीमिया, एनीमिया विल लीड टू शॉक, शॉक विल लीड टू renal failure. Sepsis will lead to septicemia, septicemia will lead to pelvic inflammatory disease, that will ultimately lead to infertility, कभी कभी डेथ भी हो जाती है। ओके, सो दैट वाज अबाउट एमटीपी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमटीपी। ड्रग्स याद रख लेना है, इसके मेन कौन से ड्रग्स है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर पर्टिकुलरली 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले ही परफॉर्म करना है एमटीपी को। ओके, so that needs to be remembered. Then multiple gestation. So multiple gestation is a condition in which there is more than one fetus in the uterus. Okay, so it may be twin, it may be triplet, quadruplet, quintuplet, okay, sextuplet. So that is number of fetus. ठीक है, एक दो है, अगर तीन है that is twin, triplet, quadruplet, quintuplet, sextuplet. So that is 4, 5, 6 respectively. ऐसे आपको प्रेजेंस है एक ही टाइम पे, अगर इतने फीटस प्रेजेंट है तो देन यू कैन से इट एज ट्विन प्रेगनेंसी और मल्टीपल जेस्टेशन। और उसके अंदर अगर 2 फीटस प्रेजेंट है तो यू कैन गो फॉर ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर भी 2 टाइप है, डाइजाइगोटिक एंड मोनोजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक के अंदर 2 ओवम फर्टिलाइज इफ इट इज कॉल्ड फ्रेटर्नल और बाइनोव्यूलर, मतलब कि यहाँ पे 2 ओवम इज गेटिंग फर्टिलाइज्ड विद 2 स्पर्म्स। मोनोजाइगोटिक के अंदर 1 ओवम इज गेटिंग फर्टिलाइज्ड विद 2 स्पर्म्स। एक ओवम है, उसका एक बार डिवीजन हुआ, फिर वही ओवम मतलब एक का 2 बार डिवीजन हुआ, मतलब वो 2 में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस इज गेटिंग fertilized by 2 different sperms, so that is called as monozygotic। मतलब एक ओवम है, एक ओवम है एंड दैट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू जाइगोट ट्वाइस। ठीक है, जाइगोट के अंदर वो 2 बार डिवाइड हो रहा है, सो दैट विल लीड टू मोनोजाइगोटिक ट्विंस। एंड डाइजाइगोटिक के अंदर 2 ओवम्स आर गेटिंग फर्टिलाइज्ड एंड 2 जाइगोट्स आर फॉर्म्ड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। वैरायटी ऑफ ट्विंस अगर जॉइंट है तो कैसे कैसे कंडीशन हो सकते हैं। सो क्रेनियोपेगस के अंदर बेबीज जो है, दोनों फिटस है, उसका हेड फ्यूज है। ओके, क्रेनियम इज फ्यूज्ड। थोरैकोपेगस, थोरैक्स इज फ्यूज्ड,
जिफोफेगस, दैट मीन्स जिफोइड प्रोसेस टू अम्ब्लाइकस इज फ्यूज, दोनों बेबीज का। हाँ, इशियोपेगस के अंदर कॉर्डल इज फ्यूज, मतलब के बैक साइड ऑफ द पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड वो वाला एरिया फ्यूज है, एंड पायोपेगस के अंदर बैक अलोंग विद स्पाइन, तो स्पाइन के साथ में पूरा का पूरा बैक जो पोस्टीरियर पार्ट है वो पूरा क्या है, फ्यूज्ड है। सो दैट इज द वेराइटी ऑफ conjoined veins. Then gestational diabetes. Gestational diabetes is also important. Mother develops diabetes commonly in second and third trimester. Okay, HPL की वजह से होता है, human placental lactogen. Okay, that will lead to resistance to insulin और इस वजह से gestational diabetes देखने मिलता है. Now this is said to be carbohydrate intolerance. Anyhow, there is intolerance to the carbohydrate level with variable severity, which is first diagnosed during the pregnancy, and before pregnancy diagnosed नहीं हुआ है. After the pregnancy, it is getting diagnosis. Also, if the fasting level is more than 125 mg per dl or postprandial glucose level is more than 200 mg per dl, so then you can say that that mother is diabetic. Okay, this 200 mg per dl वाला जो है इसको हम overt diabetes बोलते हैं, overt diabetes. Types, insulin dependent diabetes mellitus, that is no insulin production, इंसुलिन पे डिपेंडेंट है. नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, मतलब यहाँ पे मदर इज सॉरी और द पेशेंट इज गेटिंग रेजिस्टेंस टुवर्ड्स इंसुलिन, मतलब इंसुलिन तो एडिक्वेट अमाउंट में बन रहा है बट सेल्स जो है उसके अंदर प्रॉपर्ली इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है. सो दैट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. इन जेस्टेशन नो लो इंसुलिन अगेंस्ट डिमांड, दैट इज टाइप 1. Then it seems that during pregnancy time period there will be increase in daily energy consumption by maternal body for which insulin is not available in proper amount. Glucose level exceeds from insulin level, that's why there is IDDM is more common. Why? Because यहाँ पे मदर को जो metabolic needs है वो ज्यादा है. ओके, मदर की जो इंसुलिन रिक्वायरमेंट है वो मोर है बट बॉडी इज प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इन लेस क्वांटिटी, मतलब बॉडी तो नॉर्मली प्रोड्यूस कर रहा है बट मदर का रिक्वायरमेंट बढ़ चुका है. व्हाई? बिकॉज शी हैज टू आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बेबी. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है, मदर की बॉडी में डेफिशिएंसी आ रही है. दैट इज व्हाई इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस मोर कॉमन है इन द मदर. Assessment include screening needs to be done via OGTT, oral glucose tolerance test. Okay, करना है. Polyuria, polydipsia, polyphagia, weight loss, that is the 3 P's. Polyuria, polydipsia आएगा and polyphagia, that are the 3 P's of diabetes. Unexplained weight loss, blood vision and ketonuria are some of the specific signs of gestational diabetes. GTT, that is glucose tolerance test, okay, is the best assessment tool in diagnosing body glucose tolerance in which custodial diet is prescribed to the patient for proper assessment. So adequate amount of diet या पे ग्लूकोज को कंप्लीट कंट्रोल में रख के डाइट प्रोवाइड करना है और उसके बाद में उसका लेवल कितना है बॉडी के अंदर, कितना लेवल ऑफ इंसुलिन इज डेफिशिएंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन, मैटरनल के अंदर बर्थ ट्रोमा, प्रीटर्म लेबर, हाइपरटेंशन, ऑपरेटिव डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. फीटल के अंदर कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस, मैक्रोसोमिया होने के चांसेस ज्यादा है. ओके, देन स्टिल बर्थ, जॉन्डिस, फीटल डिस्ट्रेस, ओके, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने का चांसेस ज्यादा है. रेटाइनोपैथी, डायबिटिक रेटाइनोपैथी, ये भी बेबी को और मदर को दोनों को होने के चांसेस ज्यादा है. फॉरसेप्स एंड वेंटोस डिलीवरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक हाथ क्वेश्चन आता है इस पर से. तो फॉरसेप्स आर द पेयर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट. क्या है फॉरसेप? तो ये एक पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एंड असिस्टिंग इन डिलीवरी ऑफ फीटल हेड. ठीक है, हेड को या तो फिर प्रेजेंटिंग पार्ट को. ठीक है, वेंटोस और फीटल फॉरसेप्स में इतना ही डिफरेंस है कि फॉरसेप को हम कोई भी पार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, वेंटोस नीड्स टू बी प्रोवाइडेड एंड द हेड ओनली. तो वेंटोस हम सिर्फ ब्रीच सॉरी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में ही कर सकते हैं, वेयरएज फॉरसेप्स को हम कोई भी ऑर्गन के ऊपर फिक्स करके उसको रिमूव कर सकते हैं, इधर इट इज सैक्रम या शोल्डर, कोई भी हो तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं. देन क्लासिफिकेशन, उसके अंदर सबसे पहला है शॉर्ट कर्व. इसके अंदर इट इज यूज व्हेन द बेबीज हेड कम अराउंड द वल्वल आउटलाइन, यानी वल्वा के ऊपर आ चुका है बेबी का हेड एंड वेरी लेस रोटेशन इज रिक्वायर्ड, यानी अब इतना ज्यादा रोटेशन नहीं करना है, थोड़ा सा उसको जस्ट खाली स्लाइड मूवमेंट करेंगे तो बेबी का हेड बाहर आ जाएगा. और शॉर्ट कर्व फॉरसेप का एग्जांपल क्या है? रिग्लीस फॉरसेप. Okay, Wrigley's forceps is an example of short curve forceps.
देन लॉन्ग कर्व फॉरसेप या तो फिर लो कैविटी फॉरसेप, इट इज यूज्ड व्हेन हेड एट और बिलो इस्चियल स्पाइन। कहाँ पे है हेड का? बिलो इस्चियल स्पाइन, यानी अभी यहाँ पे इस्चियल स्पाइन से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? स्टेशन कैलकुलेट करते हैं। तो +2 +3 स्टेशन है या +4 स्टेशन है, तो आप लॉन्ग कैविटी फॉरसेप यूज कर सकते हो, जिसका एग्जाम्पल है सिम्पसन्स फॉरसेप। ओके, रिग्लीज इज फॉर short curve, Simpson is for long curve. Mid cavity या तो फिर rotating forceps is used when the head is at the level of ischial spine, 0 स्टेशन पे है ये। ओके, इस टाइम पे आप ये यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कील एंड फोर्सेप। ठीक है, ये तीनों मोस्ट कॉमन यूज फोर्सेप के नाम लिखे हैं मैंने, जो प्रैक्टिकल साइड पे सबसे ज्यादा यूज होते हैं, कील एंड सिम्पसन एंड रिग्लीज। तो ये फोर्सेप्स आपको याद रखने हैं। Then contraindication is present other than cephalic may involve prematurity, अगर prematurity है तो नहीं करना है forceps डिलीवरी। ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर प्रेजेंट है मदर को, मैक्रोसोमिया है, बेबी एक्सेसिवली लार्ज है, पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, हेड पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, दैट मींस सीपीडी प्रेजेंट है तो भी आपको फॉरसेप नहीं इंसर्ट करना है। सम कप कैन नॉट बी यूज्ड इन फेस प्रेजेंटेशन, प्री रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑपरेशंस आर फुल फॉर्म ऑफ फॉरसेप्स। फुल फॉर्म ऑफ फॉरसेप्स मतलब फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स इज नेसेसरी, ये रिक्विसाइट्स है, these are necessary in order to perform forceps delivery. So first is full dilation of the cervix, second is obstruction नहीं है, कोई भी obstruction नहीं है, ना pelvic में obstruction है, ना cervix में obstruction है, कोई भी birth path में obstruction नहीं है, membranes rupture हो चुकी है। C से CPD absent, that is cephalopelvic disproportion is absent. E से the bladder is already emptied. P से vertex presentation होनी चाहिए and S से suitable head engagement हुआ है अगर, तो you can go for forceps delivery. अदर प्री रिक्वायरमेंट इंक्लूड, हाँ, मदर को लिथोटॉमी पोजीशन के अंदर कंपलसरी आपको पोजीशन देना है, कंसर्न नीड्स टू बी टेकन, एनाल्जेसिया एडमिनिस्टर करना है, एपी परफॉर्म करनी है, ठीक है, एपिसिटोमी करना है, फिटल सिफेलिक रप्चर मेम्ब्रेन एंगेज फ्लेक्स्ड, हेड इज एंगेज फ्लेक्स एटीट्यूड होना चाहिए, +2 स्टेशन होना चाहिए, ठीक है, ये सारे इसकी रिक्वायरमेंट्स है कि ये सारी चीजें हो तो यू कैन इजीली गो फॉर फॉरसेप डिलीवरी। प्रोसीजर इन्वॉल्व लोकल एनेस्थीसिया तो आपको देना ही है, फिर लिथोटॉमी पोजीशन देनी है, केयर प्रोवाइड करनी है, एपिसिटोमी रखना है, एंड यू कैन गो फॉर फॉरसेप्स। उसके अंदर ट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करना है, 20 kg प्राइमरी में प्रोवाइड करना है, 13 kg मल्टी में प्रोवाइड करना है, एंड हेड रोटेशन कैन बी डन बाय कील एंड फोरसेप। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली आपके नॉलेज के लिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे आपको फॉरसेप रखना है, तो यू नीड टू पुट इट ऑन बायपैरेटल डायमीटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बायपैरेटल डायमीटर दैट इज आर 9.5 सेंटीमीटर। फिटल स्कल याद हो तो याद होना चाहिए कि बायपैरेटल डायमीटर कितना है, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है, ये सारी चीजें बच्चों आपको मुंह पे होनी चाहिए। देन वेंटोस स्पेसिफिक, वैक्यूम अप्लाइड ओवर सजाइटल सुचर, हेड पे ही देना है वेंटोस, ठीक है, सजाइटल सुचर पे अप्लाई करना है, 3 सेंटीमीटर एंटीरियर टू पोस्टीरियर फॉन्टानेल के बीच में, टोटल प्रेशर इतना प्रेशर अप्लाई करना है, एंड टाइम विल बी 10 मिनट्स डिलीवरी विद इन 15 मिनट्स, तो इतना आपको इतने मिनट में डिलीवरी कर देनी है। आर्टिफिशियल कैपेट सक्सीडेनम दैट इज शिग्नोन इज प्रेजेंट, ओके, आर्टिफिशियल कैपेट सक्सीडेनम ऐसा हेड के ऊपर कैप फॉर्मेशन, कैपट मतलब के कैप फॉर्मेशन विल बी देयर इन केस ऑफ वेंटोस डिलीवरी। एमनियोटोमी, एमनियोटोमी क्या है? आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ओके, मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट लेबर बाय क्रोशेट हुक या तो फिर एमनियो हुक, दोनों में से कोई भी एक हुक लेके आपको क्या करना है, एमनियो जो मेम्ब्रेन है उसको रप्चर करना है व्हेन द हेड ऑफ द फीटस इज एट प्लस सर्विक्स 4 to 5 सेंटीमीटर। सो हेड ऑफ द सर्विक्स इज 4 to व्हेन द हेड स्टेशन इज प्लस मतलब इस्चियल स्पाइन से नीचे आ चुका है, एंड सर्विक्स जो है वो 4 to 5 सेंटीमीटर तक डायलेट हो चुका है, तभी आपको ये परफॉर्म करना है। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यस, व्हाई? बिकॉज स्टेरिलिटी मेंटेन करने का थोड़ा सा रिस्क है, तो इन्फेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉलीहाइड्रोमियस इन डायबिटीज एंड कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, सो ऐसे सारे कंडीशंस के अंदर भी थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। ओलिगोहाइड्रोमियस, देन मेंटल रिटार्डेशन एंड ग्रोथ रिटार्डेशन कैन बी सीन इन द पेशेंट। डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन, डिक्रीज बल्क ऑफ फीटस टू फैसिलिटेट डिलीवरी, तो मैंने बताया क्या करते हैं यहाँ पे, फीटस के पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं मदर के वूम के अंदर ही, मतलब जो बेबी बाहर आएगा वो डेड होगा, ओके, बेबी का पार्ट रिमूव कर देते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, व्हाट इज हैपनिंग, द बेबीज हेड और द बेबीज बॉडी पार्ट इज नॉट गेटिंग आउट ऑफ द मदर्स वूम, और अब या तो बेबी डाई हो चुका है
या तो बेबी इज नियर अबाउट टू डाई, तो उस टाइम पे डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है क्रेनियोटोमी। क्रेनियोटोमी इन्वॉल्व परफोरेशन ऑफ फीटल हेड इन केस ऑफ इवैक्यूएटिंग द कंटेंट। तो ये कब कर सकते हैं? हाइड्रोसेफेलस अगर हो बेबी को बाय बर्थ, ओके, इन द जेस्टेशन, इन द मदर्स वूम्ब, अगर हाइड्रोसेफेलस प्रेजेंट है तो बेबी का बचने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड ऑल्सो इफ द बेबी विल सर्वाइव, द बेबी विल हैविंग वेरियस काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटीज। तो ऐसे कंडीशन में व्हाट दे आर डूइंग, दे आर रिमूविंग द fetal head by removing excessive amniotic fluid। कैसे, सॉरी amniotic fluid नहीं, CSF कैसे रिमूव करते हैं? तो वो लोग मदर के जो मदर के वूम्ब के अंदर जो फीटस है उसके हेड के अंदर होल करते हैं, परफोरेशन करते हैं और एक्सेसिव CSF को ड्रेन होने देते हैं। जैसे ड्रेन हो जाएगा क्या हो जाएगा, हेड जो है उसका डायमीटर कम हो जाएगा और उसके बाद में वो पकड़ के उसको निकाल देंगे। सो दैट इज क्रेनियोटोमी। डिकैपिटेशन के अंदर क्या होता है, हेड इज कट ऑफ, मतलब उसका जो सिर है वो उसके धड़ से अलग कर देते हैं। व्हेन फीटल हेड इज सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रंक। एविसरेशन इज द रिमूवल ऑफ थोरैसिक एंड एब्डोमेन कंडीशन। ये कब कर सकते हैं हम? हाइड्रोप्सिटालिस में कर सकते हैं, जहां पे एसाइटिस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, थोरैसिक कंडीशन को, थोरैसिक एब्डोमिनल कैविटी को इंसाइज करके उसमें से सारा कंटेंट बाहर निकाल के बेबी का डायमीटर कम करके हम बेबी को रिमूव कर सकते हैं। देन क्लीडोटोमी, दैट मींस क्लेविकल, ये शोल्डर प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। ओके जब शोल्डर प्रेजेंटेशन है और बेबी का कंप्लीट कॉर्ड नॉट हो चुका है या बेबी कंप्लीट डिस्ट्रेस में जा चुका है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका क्लेविकल को तोड़ना पड़ेगा। ओके रिडक्शन ऑफ शोल्डर गर्डल, आपको क्लेविकल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। सो दैट इज द क्लीडोटोमी। एक्सटर्नल वर्जन, एक्सटर्नल वर्जन इज द मैनिपुलेशन फ्रॉम एबनॉर्मल टू नॉर्मल पोजीशन। तो सपोज अगर बेबी ये ब्रीच प्रेजेंटेशन में है और आपको उसको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में लाना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल गो फॉर एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन। तो एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन में क्या करते हैं कि दोनों जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, द वन विल पुश द ब्रीच एंड द वन विल पुश द वर्टेक्स, मतलब एक हेड को पुश करेगा, एक ब्रीच को पुश करेगा और उसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट मॉनिटरिंग। और ये 38 वीक्स पे नहीं करना है। अगर लेबर स्टार्ट हो गया और आप एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन करना चाहोगे, बेबी डिस्ट्रेस में जाएगा। ओके तो 34 वीक्स पे ही कर देना है, क्योंकि उस टाइम पे बेबी का मूवमेंट कम हो जाती है और उसके बाद में जो है ये क्या बोलते हैं, लाइटनिंग भी होने का चांसेस ज्यादा रहता है, लाइटनिंग भी हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, आपको 34 वीक्स में आप ये परफॉर्म कर सकते हो, जहाँ पे लाइटनिंग हो जाए एक बार तो एंगेजमेंट बेबी का हेड हो जाएगा। सो फॉर दैट यू कैन गो फॉर एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन। सोनोग्राफी भी रखना है आपको साथ में, ये पूरा प्रॉपर सुपरविजन के अंदर ही करना है आपको। आफ्टरवर्ड्स नॉन स्ट्रेस टेस्ट नीड्स टू बी डन टू असेस द फीटल वेलबींग। यस फीटल इज वेलबींग और फीटल ढंग से है, अभी उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा है या नहीं, फॉर दैट आपको असेस करने के लिए फीटल वेलबींग चेक करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने रोटेशन किया है और कोई रीजन की वजह से फीटस का कंडीशन डिस्ट्रेस में गया है, सो देयर विल बी अ कॉम्प्लिकेशन। सो फॉर दैट यू नीड टू मॉनिटर द फीटल वेलबींग एज वेल। Dilation and evacuation. Cervix needs to be dilated and uterine content needs to be evacuated. So इसका वर्ड से ही पता चल रहा है, डायलेशन मतलब सर्विक्स का डायलेशन करना है, इवैक्यूएशन किसको करना है, कंसेप्टस को इवैक्यूएट करना है। ओके दो स्टेज ऑपरेशन है ये, फर्स्ट इज स्लो डायलेशन, सेकंड इज रैपिड डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। तो सक्शन इवैक्यूएशन इन्वॉल्व प्रोडक्ट आर सक्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ कैन्यूला फिटेड ओवर सक्शन apparatus। तो जैसे हम नॉर्मल सक्शन करते हैं वैसे यहाँ पे भी क्या करते हैं, सक्शन apparatus के साथ में एक कैन्यूला फिट करते हैं। वो कैन्यूला फिट करके क्या करते हैं, सक्शन प्रेशर देके जो भी कंसेप्टस है उसको सक कर लेते हैं, ओके रिमूव कर देते हैं। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन कैन बी डन ऑफ एंडोमेट्रियल कैविटी विद इन 7 वीक्स मेंस्ट्रुएशन of 7 menstrual week of mixed period। तो after if the there is a mixed period amenorrhea है अगर, तो ठीक है, तो आप 7th वीक पे ये परफॉर्म कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनेस्थीसिया। uterus under both nervous and hormonal control, hypothalamus control uterine activity, uterus receive both sympathetic and parasympathetic nerve fibers, sympathetic receive and arise from lower thoracic and upper lumbar। तो ये इसका कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म बताया कि कहां से यूट्रस इंपल्सेस रिसीव करता है और कैसे कैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है।
लोकल एनेस्थीसिया क्या है? लंबार एपिड्यूरल ब्लॉक involve lumbar puncture with epidural needle with the use of 0.5% bupivacaine and 1% lignocaine. तो ये आप लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हो, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया आप कब दे सकते हो? एपिसोटोमी के टाइम पे दे सकते हो, ठीक है। एपिड्यूरल ब्लॉक के अंदर लंबार एरिया में दे सकते हो। देन कॉर्डल एपिड्यूरल इन्वॉल्व 16 ml to 20 ml of 1% lignocaine bupivacaine can be used for prolonged duration. Paracervical nerve block involve needle into lateral side towards the end of first stage of labor. तो first stage of labor के बाद में आपको paracervical block देना है at the fornix at 3 o'clock और 9 o'clock position is useful. तो ऐसे position पे आपको 3 o'clock मुख्य स्लाइड मतलब के लेटरल डायगोनल एरिया के अंदर आपको क्या करना है? पैरासर्वाइकल ब्लॉक देना है, जो नीडल है वो इंसर्ट करनी है। Pudendal nerve block is useful for forceps and vaginal breach. 20 ml of 1% lignocaine hydrochloride is used. ठीक है। ड्रग्स याद रखो कौन सी रखनी है, कौन सी आ सकती है। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज कैन बी डन ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर टू एलिविएट पेन। 1 ml lignocaine is given in the subarachnoid space. तो स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे तो subarachnoid space, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहे तो इन द लंबार एरिया। ओके, L3 L4। जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया देना है 100% O2 एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। देन कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड मेंडेलियन सिंड्रोम, दैट इज गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ पुअर गैग रिफ्लेक्स। आल्सो दिस कैन लीड टू निमोनाइटिस और ब्रोंकोनिमोनिया एंड प्रिवेंशन इंक्लूड रेनिटिडिन एंड एमसीपी। मिथाइल कैप्टोप्यूरिन कैन बी गिवन. सो दीज आर सम ऑफ द ड्रग्स कैन बी गिवन व्हिच आर यूज्ड टू रिड्यूस द एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स रिड्यूस करने से बचाते हैं ये। और जनरल एनेस्थीसिया के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड दे सकते हो आप। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स यू कैन एडमिनिस्टर। एंड आल्सो यू नीड टू मेक श्योर दैट 100% O2 is administered to the patient. Okay, so that was completely about your gynecology. Okay, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गायनेकोलॉजी। एग्जाम के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं गायनेकोलॉजी के। सो स्टडी हार्ड एंड प्रैक्टिस वेल. थैंक यू सो मच.